आज हम लोगों के अकाउंट्स का तीसरा क्लास है। 2 दिन में हमने बेसिक बेसिक चीज समझा था। पहले कुछ बेसिक टर्म समझे, कुछ अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, क्यों कॉन्सेप्ट में आया, कौन फादर है, क्या इसका नियम कानून है, ये सब चीज हमने 2 वीडियो में सीखा था। पिछले दिन के वीडियो में बड़ी आवाज गूंज आ रही थी, अब तो ठीक है, सेट कर लिया है। तो आज हम लोग धीरे धीरे अकाउंट्स के बारे में समझेंगे। देखो, हम लोगों का जो अकाउंट्स चलेगा वो डुअल कॉन्सेप्ट पे चलेगा। पिछले दिन भी बताए थे। डुअल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कहीं भी हम एक तरफ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम जो भी ट्रांजैक्शन होगा, अब तो ट्रांजैक्शन समझते हो, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं, एक कॉपी में रिकॉर्ड करके नहीं छोड़ते। इसलिए क्या होता है, ये साइंटिफिकली हमेशा से टैली करता रहता है कि एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव वाला चक्कर है। एक तरफ अगर हम पॉजिटिव रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी किसी बुक्स में अगर हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हमको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना ही होगा। और ओरिजिनल अकाउंटिंग यही चलती है, इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, कभी कभी डुअल एस्पेक्ट भी बोलते हैं। तो ये ऐसे ही चलेगा। तो यानी अब याद रखना कि कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, बैठो फटाक से, कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो हमें 2 तरफ रिकॉर्ड करना पड़ता है। केवल एक तरफ रिकॉर्ड करने से हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो अभी पिछले दिन बताया था, एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम रेंट भरते हैं तो जर्नल एंट्री बनती है। जर्नल एंट्री छोड़ दो, किस किस 2 कॉपी में लिखेंगे? तो तुमने कहा था कि सर एक रेंट वाली कॉपी में लिखेंगे और एज वेल एज अगर हमने कैश में दिया तो कैश वाली कॉपी में लिखेंगे। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट चलेगा। आज जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वो है अकाउंट क्या होता है। समझ गया? जिस कॉपी में हम लिखते हैं, सिंपली बात है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ और जिस कॉपी में हम लिखते हैं उस कॉपी को ही अकाउंट बोलते हैं। ठीक है? कल्पना करो कि रिद्धि का कहीं जॉब लग गया है, ठीक है ना, अकाउंटेंट का। अब आने वाले कुछ सालों में आप चार्टेड अकाउंटेंट होने वाले। तो मान लो कि आपका जॉब लग गया, एकदम दिमाग से नॉर्मली सोचना। तो रिद्धि का अगर जॉब लग गया तो रिद्धि गई वहां पे, रिद्धि के बॉस ने कहा कि देखो ये आपका अकाउंटेंट का रूम है, ये आपका चेयर है और आपको अब अकाउंट्स मेंटेन करना है। तो इन्होंने कहा कि सर आप लोग पहले से तो अकाउंट मेंटेन करते होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, हमारा अकाउंटेंट था, वो छोड़ के चला गया, उसका कहीं और जॉब लग गया। तो इनको एक अलमीरा पूरा अकाउंट्स का बुक दिख रहा है अलग अलग। हालांकि ये रियल लाइफ से रेलिवेंट अब नहीं है, क्योंकि सब लोग अब क्या करते हैं, कंप्यूटर में अकाउंट मेंटेन करते हैं। और आपको 12 कंप्लीट करते करते कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीख लेना पड़ेगा। ये आपके कोर्स में चीजें हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सर पैसा ठगेंगे, लास्ट का 2-2.5 हजार देने में उनको तकलीफ लग जाती है। हमको नहीं देना है। जहां भी सीखना है आपको कुछ अकाउंटिंग पैकेज होते हैं, वो सीख लेना है आखिरी तक। 12 में ये सीख लेना, नहीं तो पता चला हम खाता वाले मुनीम जी हैं, कंप्यूटर पे चलाना ही नहीं आता है। तो कंप्यूटर पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा टैली का। टैली है, बिजी है, मार्ग बोलकर एक सॉफ्टवेयर है। तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे हैं, अगर आपको चलाने भी आता है तो 15-15 हजार की नौकरी लग जाएगी। मतलब जैसे एक सॉफ्टवेयर का नाम बताया ना, मार्ग, MARG, मार्ग। ये सॉफ्टवेयर जितने मेडिकल कंपनीज हैं वो लोग यूज करते हैं और उनको हमेशा ऑपरेटर की जरूरत रहती है ना, तो ले लेते हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर सीख लेना भी बड़ी अच्छी बात है। जो अकाउंट आप यहाँ सीखेंगे वही अकाउंट हम कैसे सॉफ्टवेयर में करते हैं, कैसे अकाउंट्स में करते हैं, वो वहाँ पे जो टीचर होता है वो ऐप ही है और वो सिखा देंगे आपको। तो वो सारा चीज समझा देंगे तो आप कर पाएंगे। बहुत छोटा सा चीज होता है, महीने 1.5 महीने में सीख सकते हैं। तो 11 के बाद भी अगर चाहो तो सीख सकते हैं, नहीं तो 12 के बाद तो जरूर सीखना चाहिए, पहली बात। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स है, रिद्धि का जॉब लगा, इनके अलमारी में जो पूरा का पूरा बना के दिया गया। तो इनको जिस टीचर ने पढ़ाया था, जिसने भी पढ़ाया था, हमने पढ़ाया या जिसने भी पढ़ाया था, उन्होंने सिखाया था कि पहले अपने आप को अकाउंट्स को क्लासिफाइड करना सीखो कि हमारे पास किस किस तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो नीचे आपके उसमें लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ फिर से वापस लिखेंगे, लेकिन वहां से आपको देख लेना पड़ेगा। देखो, तो अकाउंट्स को, जितने भी अकाउंट्स हैं यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, इसको इन लोगों ने 2 पार्ट में बांटा है। एक तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। और एक पार्ट को इन्होंने बांटा है इम्पर्सनल अकाउंट। आज से हम लोग क्या सीख रहे हैं, अकाउंट्स का बेसिक अब खत्म हो चुका है, अब हम लोग अकाउंटिंग पार्ट में घुस रहे हैं। ठीक है? वैसे थ्योरी अभी हम लोग बहुत पढ़ेंगे, थ्योरी तो बहुत पढ़ना है, क्योंकि जिसकी थ्योरी जितनी पक्की होती है उसको अकाउंट्स का नॉलेज उतना पक्का होता है। लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, अकाउंट्स का एंट्री कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको लॉ की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। हमारा सिविल लॉ जो है, हमारा अकाउंट्स के जो लॉ है, उनको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल अकाउंट को फिर से 2 पार्ट में बांटा है, जिसका नाम है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
ठीक है, ठीक है, नॉमिनल। इतना तो पहले समझो, पहले इस बात को अच्छे से समझो, फिर आगे क्लासिफिकेशन क्या है समझाएंगे। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड है, और यहाँ पर्सन बोलने से हम तीन तरह के पर्सन को समझते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या बोलते हैं? जो किसी पर्सन से रिलेटेड है। पर्सन मतलब किसी व्यक्ति से रिलेटेड है। जैसे कैसे व्यक्ति से रिलेटेड? मान लो कि उनका नाम है भागवत, तो भागवत अकाउंट, अगर भागवत से मेरा कोई लेना देना होता है तो उसकी कॉपी बनाए होंगे ना, तो उसका क्या नाम होगा? भागवत अकाउंट। रिद्धि के तो एक अकाउंट तो हमने ये बताया कि चलो भागवत का अकाउंट है तो हम भागवत का अकाउंट एक बना लिए। जहां नहीं समझ में आएगा पूछना कि सर क्या नहीं समझ, ये कॉपी के नाम केवल बता रहे हैं, ठीक है ना। भागवत से कोई भी लेना देना होगा तो उसको भागवत की कॉपी में ही लिखेंगे, रिद्धि की कॉपी में तो लिख नहीं सकते। इस तरह से हर व्यक्ति का हम लोग अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे, अलग अलग कॉपी बनाएंगे, किसी की कॉपी में किसी और का नहीं लिख सकते, हर व्यक्ति का एक अकाउंट होगा। बात समझ में आया? तो पर्सनल अकाउंट एक भागवत हो गया। लेकिन रिद्धि का जो धंधा होता है, रिद्धि तो एक कंपनी की मालिक है या ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मान लो कि इनके पार्टनरशिप है, इनका कोई बिजनेस है जिसमें रिद्धि है और क्या नाम है उसका, जो तुम्हारी सहेली है, क्या नाम है उसका, फ्रेंड का नाम बताओ अपने। फ्रेंड ही नहीं क्या जीवन में पता है? एक तो फ्रेंड का नाम, कुछ भी रैंडम बोलो। चलो राहुल, जय शाबाश, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ तो चलो सामने वही दिखा बोल रही राहुल। तो राहुल और रिद्धि मान लो एक पार्टनरशिप चलाते हैं, तो इनके फर्म का नाम है सोनिका इंटरप्राइजेस। उससे जो हमारा लेन देन होता है तो हम ना राहुल लिखेंगे ना रिद्धि लिखेंगे, हम तो उस फर्म का नाम लिखेंगे। तो जैसे मान लो हमने एक रैंडमली कोई नाम लिखा है, सोनिका लिख लिया है, पता नहीं क्या मीनिंग होता है सोनिका का, या सोनिका इंटरप्राइज बोल करके है, तो ये इंटरप्राइज, तो इंटरप्राइज बोलो, इंटरप्राइजेस बोल लो, जो भी है, तो ये एक फर्म का नाम है। फर्म बोलने से जब हम फर्म बोलते हैं तो मतलब होता है कि हम किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसके ओनर से मतलब नहीं है, हमें उसके बिजनेस से मतलब है। अब एक फर्म है जिसके 3 मालिक हैं, तीनों मालिक हैं, तो हम क्या करेंगे? हम तीनों में से किसी का नाम थोड़े ना लिखेंगे, हम उस फर्म का नाम लिखेंगे। तो ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब समझिए कि जो किसी व्यक्ति का जो किसी व्यक्ति से या किसी फर्म से रिलेटेड अकाउंट रहेंगे उनको हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। डेफिनेशन में पढ़ो, एक पेंसिल दो मेरे को, इसको पहले समझो अच्छे से, आराम से समझे। आज का टॉपिक हमारा रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट है। आज हम बेसिक रूल सीख जाएंगे। आज हम लैंग्वेज सीख रहे हैं अकाउंट्स का, कि कैसे ये अकाउंट्स में लैंग्वेज में काम होता है। दो भाई एक पेंसिल दो। तो यहाँ अपने अपने शीट में देखो, तो शीट तो तुम्हारे पास पीडीएफ फॉर्म है, पीडीएफ मिला था, फोन लाया है? हाँ तो एक मिनट उसको रोको जरा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि एवरी ट्रांजैक्शन, देखो आपको नोट्स में पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स किसको बोलते हैं? तो कह रहे हैं एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, दो पक्ष होंगे, ठीक है, एंड ईच एस्पेक्ट हैज एन अकाउंट, और दोनों पक्ष का एक एक खाता होगा, एक एक कॉपी होगी, उसको अकाउंट्स कहते हैं। इट इज स्टेटेड दैट, ऐसा कहा गया है, एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेलिवेंट ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। यानी अकाउंट क्या होता है? एक रेलिवेंट जो ट्रांजैक्शंस हुए उनकी समरी एक जगह दिख जाती है, इसलिए उसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अकाउंट का बोलचाल भाषा में हम क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा में खाता, ठीक है। अकाउंट्स में सबसे पहले बोला पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में हमने बताया 3 तरह के पर्सनल अकाउंट होंगे, एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, अभी बताया ना। तो तीनों तरह के, ये तो हमने एग्जाम्पल दिया है। 3 तरह के हमारे पास में अकाउंट हो सकते हैं पर्सन, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। तीनों का मतलब समझो पहले अच्छे से। नेचुरल का मतलब अकाउंट विच रिलेट टू इंडिविजुअल, जो किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड है उसको नेचुरल बोलते हैं। जैसे भागवत अकाउंट बताया, तो क्या बोल रहा है? अकाउंट्स विच रिलेट टू इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट एटसेट्रा। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे फर्म का नाम बताइए, आर्टिफिशियल होता है। तो क्या कह रहे हैं? अकाउंट्स विच रिलेट टू ग्रुप ऑफ पर्सन और अ फर्म और इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड रामजू स्पोर्ट क्लब। ये सब जो किसी फर्म के नाम के होते हैं, इनको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? एक तुम्हारा नेचुरल हो गया। मिल गया तुमको शीट? हाँ। और ये क्या है तुमको? ये आर्टिफिशियल है। तीसरा एक हमारे पास में रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। जो भी अकाउंट, जैसे अगर हम अभी बताए थे कि कैपिटल अकाउंट लिखा था, आपको याद है कैपिटल अकाउंट लिखा था? हमने कहा था कि मालिकिन हमारी रिद्धि है और जो भी पैसा देती है तो उसको हम कौन से कॉपी में लिखते?
कैपिटल रिद्धि के नाम का तो अकाउंट खोलते नहीं है, मालिक के नाम का अकाउंट नहीं खुलता। बाकी किसी के नाम का अकाउंट खोल लेंगे, लेकिन मालिक के अकाउंट का हम नहीं खोलते। कैपिटल अकाउंट किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है और ड्राइंग अकाउंट किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोपराइटर को, यानी मालिक को। तो ये मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। बात समझ में आया? पर्सनल अकाउंट का सीधा सीधा आपको मतलब रखना है कि जो भी अकाउंट किसी पर्सन को या फिर किसी फर्म को रिप्रेजेंट करे वो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या बताया? एक नेचुरल है आपका, एक आर्टिफिशियल है, जो हम ये आदमी तो नहीं है लेकिन इसको हम एज अ पर्सन की तरह ही ट्रीट करेंगे। और तीसरा क्या है? क्या ये भी एक ग्रुप ऑफ है, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे हम लोग मान लो कि राहुल से हम पैसा पाते हैं उधारी, कितने बच्चों से हम पैसा पा रहे हैं, मतलब पिछले साल का फीस अभी कुछ ड्यू है, तो वो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग अगर फीस लिख रहे हैं तो वो किसी ग्रुप ऑफ आदमी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? मेरा पर्सनल हो गया। अच्छा, मान लो कि हमने इलेक्ट्रिक बिल एक्स्ट्रा दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक बिल वालों का सीईएससी का नाम का अकाउंट बनाएंगे, भाई इनको ज्यादा दे रखा है, तो भी किसी फर्म को दिखा रहा है, तो उसको हम प्रीपेड बोलते हैं। तो जब किसी को बकाया रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। और जब हम किसी को एक्स्ट्रा दिए रहते हैं एडवांस में, उसको प्रीपेड बोलते हैं। अभी आएगा सब धीरे धीरे। तो पर्सनल अकाउंट आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना? अब रियल अकाउंट में हमने क्या कहा था? सारी प्रॉपर्टी के अकाउंट का नाम होता है रियल अकाउंट, ठीक है। और पिछले दिन हमने चर्चा की थी कि प्रॉपर्टी हमारे दो तरह की होती है। फिलहाल एक हमने पढ़ा था, एक टेंजिबल होता है और एक इनटेंजिबल होता है। तो पिछले दिन हमने ये इस पे चर्चा की थी कि टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है। रैपिडली थोड़ा सा एक बार फिर से बता देते हैं। टेंजिबल का, ये रियल का मतलब ही है सारी संपत्ति, ठीक है ना। रियल का मतलब क्या? प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे टेंजिबल का मतलब क्या होता है बताओ? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम आंख से दे सके, हाथ से छू सके, पैर से लतिया सके, ऐसा तो ये टेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको ना हम आंख से देख सकते लेकिन उसका उपयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया था सॉफ्टवेयर, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था लोगो बनाया था, कॉपीराइट, पेटेंट राइट्स, ये सब राइट्स वगैरह जो बनाते थे। हाँ, गुडविल अभी आप जानते नहीं है लेकिन आप गुडविल बोल सकते हो। ट्रेडमार्क, ये सब चीजें क्या होती है? हमारे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ये इनटेंजिबल है। इसको जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसके लिए पैसा देते हैं, इतने साल के लिए होता है, और वो पैसा दे करके हम चीज को खरीद लेते हैं ताकि मेरी कोई कॉपी, जैसे ये हमारा फोन है या फिर कैमरा है तो मोटरोला का है, तो ये मोटरोला की जो लोगो है आप देख के पहचान जाते हैं कि मोटरोला का है। सैमसंग का लिखने का स्टाइल ही देख के पहचान जाते हैं। तो ये सब उन लोगों का नाम है। पिछले दिन हमने बताया था ना, कुछ लोग अपने नाम को भी क्या कर लेते हैं? पेटेंट कर लेते हैं। जैसे बताया था राकेश सावंत अपने नाम का पेटेंट किया। पहले लोग स्टैंड अप कॉमेडियन लोग क्या करते थे कि वो मजाक उड़ाते थे उसका खूब, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया? अपना नाम ही पेटेंट करवा लिया। कितने साल के लिए कराया हमको नहीं पता, लेकिन करवा लिया। ये न्यूज में आया था इसलिए हम बता दिए थे। ऐसे ही एक लोग और था, बहुत मजाक उड़ रहा था, इमरान हाशमी का, तो वो भी करवाया था। तो ऐसे करवाते हैं। अब कोई मेरा नाम उठा करके अगर कहीं बेइज्जती करेगा तो हम क्लेम कर लेंगे उसके ऊपर में। कैसे? तुम कहते मेरा नाम खाली हम यूज कर सकते हैं, तुम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये टेंजिबल इनटेंजिबल का एग्जांपल बता दीजिए आप। टेंजिबल का एग्जांपल राहुल बताओ भाई क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। देखो पहला एग्जांपल दिया कि सर हमारे पास जो बिल्डिंग है, कैश, हाँ कैश भी हमारे, कैश, हाँ चलो कैश भी तो फिजिकल फॉर्म में है। और प्रॉपर्टी की बात चल रही है, हाँ बोलो बर्तन, और बताओ। हाँ वही लैंड और बिल्डिंग एक ही हो गया ना, अलग अलग से थोड़े कहेंगे। अब ईटा पत्थर अलग से मत लिखवा देगा। हाँ देखो, ये कोई व्हीकल बता रहे हैं, कोई व्हीकल है, कोई फर्नीचर है, तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट में आ गया है, ठीक है ना। इनटेंजिबल एसेट में आपने क्या क्या बताया? जैसे हमने कहा कि सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप वगैरह आप खरीद लेते हैं। हाँ, लोगो, देखो कोई हमने लोगो खरीदा, जैसे हमारे कोचिंग का लोगो खरीदा गया, पता है कि नहीं आपको? ये जो आप ए देख रहे हैं, ये लोगो हमने बनवाया था और इसको खरीद लिया है, तो इसको रजिस्टर करवाने में 2000 रुपया लग गया था, तो वो हमारे एसेट की तरह है। तो लोगो, और क्या बोल रही हो? बोलो बोलो। हाँ, पेटेंट हो गया, वेरी गुड। और क्या होता है बताओ? अभी बताए थे ना, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब बता रहे ना, कॉपीराइट्स, बहुत समझ में आ गया। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जितना भी खर्चे और इनकम वाले अकाउंट होंगे, जितने भी खर्चे और इनकम वाले अकाउंट होंगे उसको नॉमिनल कहेंगे। तो खर्चे क्या बोलते हैं? जिससे हमारा धंधा चलेगा, ठीक है। और इनकम, जो रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे माइनस करने के बाद जो भी इनकम आएगा, ठीक है ना। एक्चुअली एक्सपेंसेस और लॉसेस बोलते हैं, कुछ लॉस के भी जो अकाउंट होंगे वो भी हमारे नॉमिनल ही होते हैं, है ना। और इनकम और गेन भी बोलते हैं। तो ये बोलचाल भाषा में हम लोग दो को कॉमन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है।
बस हाँ, खर्चा और इनकम वाला खाता जितना भी होगा वो सब नॉमिनल है। जैसे एक एग्जांपल दो, तुम रेंट भरती हो, ये खर्चा है? तुम्हारा माल खरीद के लाया, कच्चा माल तुम बेचोगी तो खर्चा है। परचेज किया गुड्स तो खर्चा है। भाड़ा दिया खर्चा है? बिजली का बिल दिया खर्चा है। तो जब हम बिजली का बिल देंगे तो किसी कॉपी में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो इलेक्ट्रिक बिल वाली कॉपी होगी तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो वो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल। तो पहले हमें क्या करना है, किसी भी अकाउंट को अच्छे से ये समझ लेना है जैसे कि रियल, नॉमिनल और पर्सनल है। ये जो रियल, नॉमिनल, पर्सन आपको बताया गया है, ये इन लोगों का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। मतलब ये पहले के जमाने में ऐसा चलता था। बड़ा झंझट नहीं लग रहा है तुमको कि यहाँ वहाँ ऐसा वैसा ऐसा है? अमेरिकन अप्रोच एक आया, एक मॉडर्न अप्रोच आया। अमेरिकन अप्रोच बोलो या मॉडर्न अप्रोच, उन लोगों ने इस चीज को और सरल कर दिया। तो फिलहाल अभी हमें पढ़ना तो दोनों है, क्योंकि परीक्षा में दोनों रेलिवेंट तो नहीं रह गया है, लेकिन ये पढ़ना है। परीक्षा में इनसे क्वेश्चन बनेंगे, हमें मार्क्स चाहिए, इसलिए ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें अगर कोई डाउट्स है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। इसी को ब्रिटिश रूल के तरह क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ब्रिटिश रूल में अकाउंट्स को ऐसे ही क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल में भी क्या पढ़ना है? रियल और नॉमिनल। बस इतने ही समझना है। मतलब वो आपको कॉपी का नाम देंगे। अब जैसे रिद्धि अपने ऑफिस में बैठी, सामने कॉपी आया इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो अब इसको हम समझना पड़ेगा कि ये रियल है कि नॉमिनल है, पर्सनल है। बताओ क्या है? नॉमिनल है, तो उसको नॉमिनल वाले खांचा में रख देना। अलमारी में 3 खांचा बना लेना, पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल का। तो अब ये नॉमिनल आ गया तो नॉमिनल में रख देना। उसमें भी 2 खांचा बना लेना, खर्चा वाला एक तरफ रख देना, इनकम वाला एक तरफ। अच्छा बताओ, कैपिटल अकाउंट आ गया, मालिक कितना कितना पैसा लगाया, कहाँ रखेंगे? पर्सनल में। तो ये क्लासिफिकेशन मेरे को एकदम पक्का होना चाहिए। अगर ये पक्का है तो आपका अकाउंट्स बहुत ईजी होगा। अकाउंट्स लैंग्वेज है, अगर उनके लैंग्वेज को आप समझ गए तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत, एक पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगा, आप क्लासिफिकेशन ही नहीं समझ पा रहे हैं, रियल को नॉमिनल बोल रहे हैं, नॉमिनल को पर्सनल बोल रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़े? खर्चा अभी तो तू बताई कि बिजली का बिल भरा, ये खर्चा है। तुम्हारे पिताजी का किस चीज का दुकान है बताई थी उस दिन? इनका परचून का या ग्रोसरी शॉप है। अब बताओ, पिताजी दुकान में बैठे बैठे क्या खर्चे करते हैं? बताओ, तू खर्चा बता, प्रैक्टिकली सोचो। ये अकाउंट्स ऐसे ही है। मान लो कि चावल खरीद के लाएंगे बेचने के लिए, तो चावल खरीदने में कुछ खर्चा किया कि नहीं धंधा चलाने के लिए? तो परचेज खर्चा हो गया। कहाँ खरीदा इसको? चांदनी में। चांदनी से अपने दुकान तक लाने के लिए भाड़ा देंगे कि नहीं देंगे? तो खर्चा है, कैरेज खर्चा हो गया, भाड़ा हो गया। उसके बाद अब दुकान में ला के रखा, दुकान पे तुम्हारा जो स्टाफ है, वो स्टाफ बेचारा तौलता है धोता है, तो उसको महीने का कुछ सैलरी देते हैं, वो खर्चा है। बिजली का बिल आया, खर्चा है। कंप्यूटर लगा रखा है, उसका खर्चा है। ये सब खर्चे तो माल बेचेंगे तो क्या होगा? अगर परचेज खर्चा है तो सेल क्या होगा? सेल को इनकम रहेगी ना, या रेवेन्यू बोलो या इनकम बोलो। मोटे तौर पे अभी समझ लो, आगे चल के चीजें और साफ हो जाएंगी। तो अभी क्या है? रेवेन्यू है ना, ये रेवेन्यू जनरेट क्या? इनकम हो गया। खर्चे का उल्टा क्या होता है? इनकम होता है। खर्चे जहां जहां खर्चा करोगे, जहां जहां से तुम प्राप्त करोगी, वो तुम्हारा इनकम के अकाउंट्स हो जाएंगे। बस समझ में आया? तो भी आएंगे उस पे हम लोग। हाँ, रियल मतलब एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है ना? कोई भी प्रॉपर्टी है, वो टेंजिबल फॉर्म में हो सकता है या इनटेंजिबल फॉर्म में हो सकता है। ठीक है? पूछना है कुछ और? तुम्हारा सीनियर बैठा है, इसी से पूछ लेना, हमसे क्या पूछेंगे। चलो आगे तो बताते हैं। अब ये हमने अकाउंट समझ लिया। अब अकाउंट्स में हमें नियम समझना है कि हम कैसे, कब, किधर लिखेंगे। अब ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ये समझो, पिछले दिन बात आया था, आज फिर से बता रहे हैं कि हमारे पास, दिखाना जरा, हमारे पास जब कोई अकाउंट होता है तो हम लोग किसी भी कॉपी में लिखने का ये स्टाइल है हमारा। फॉर्मेट वगैरह समझाएंगे अभी कैसे है, ये स्टाइल है। हम कॉपी, किसी का रिद्धि का कॉपी खोले और रिद्धि का अकाउंट ऐसे ही खोल रखा है, REDDHI लिखती है, तो रिद्धि का अकाउंट खोल रखा है और इसको हमने कहा था कि 2 साइड है। अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कब हमको डेबिट साइड लिखना है, कब हमको क्रेडिट साइड। तो आज का विषय मेरा यही है कि हम कब डेबिट साइड में लिखते हैं और कब क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ये विषय हमें पकड़ना है। ठीक है? तो अभी रिद्धि के अकाउंट में हम कब डेबिट, ये साइड डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इस साइड को हम डेबिट बोलते हैं और इस साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, आज हम लोग सीख रहे हैं कि कब हम रिद्धि के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे और कब हम रिद्धि के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
तो पर्सनल अकाउंट जो नियम है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या नियम है, पर्सनल अकाउंट का नियम समझ लेंगे तो जितने पर्सन होंगे सबका एक ही ऐसा नियम चलेगा। अगर हम एक पर्सनल अकाउंट रिद्धि को समझ लें तो जितने पर्सनल अकाउंट होंगे सबका एक ही नियम चलेगा। है भाई, एक ही नेचर के हैं तो एक ही ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे पहला नियम जो हम बता रहे हैं वो हम पर्सनल अकाउंट का बता रहे हैं। तो इसको थोड़ा जूम करके दिखा देना भाई। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कह रहे हैं, पहला नियम ये बता रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये एकदम बेसिक चीज है, आपको सोच लो। अभी आप फर्स्ट डे आए हैं, और आपको डेबिट क्रेडिट नहीं पता है, लेकिन अभी आप 12 पढ़ते पढ़ते आप इसके मास्टर हो जाएंगे। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब ये रिद्धि को समझो, रिद्धि एक पर्सनल अकाउंट है, कह रहे हैं डेबिट द रिसीवर। अगर रिद्धि प्राप्त कुछ कर रही है, पाने वाली है, पाने वाला है या फिर प्राप्त करने वाला, इसको हिंदी में भी लिख दिया, प्राप्त करने वाला, अगर या वाली जो भी है, तो अगर प्राप्त करने वाली है या प्राप्त कर रही है तो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखा, डेबिट द रिसीवर। अगर वो रिसीव कर रही है तो उसके डेबिट साइड में लिखो, और अगर वो दे रही है तो उसके क्रेडिट साइड में लिखो। ठीक है, तो अकाउंट को समझो, जैसे मान लो कि हमने, पवन ने रिद्धि को 5,000 रुपए दिए, तो रिद्धि पाई कि रिद्धि दी, तो हम किस तरफ लिखेंगे, रिद्धि के डेबिट साइड में। हम रिद्धि के डेबिट साइड में लिखेंगे कि पवन से मिला 5,000, ठीक है, उधार ली थी हमसे, ठीक है। अब रिद्धि हमको 2,000 रिटर्न कर दी, तो रिद्धि वाले कॉपी में लिखेंगे, तो किधर में लिखेंगे, क्रेडिट। बहुत सिंपल सा चीज नहीं हो गया कि ओहो ये तो समझ में है कि यहाँ पे क्रेडिट में 2,000 रुपए रिटर्न कर दी, और अगर हम आज के डेट में बैलेंस जानना चाहे तो 3,000 रुपए और देना में है, वो देगी। यही है अकाउंट, और क्या है। तो लिखने का स्टाइल है, जितने भी पर्सनल अकाउंट होंगे अगर वो प्राप्त कर रहे हैं तो उसके डेबिट साइड में लिखो, और अगर वो दे रहे हैं, चलो हिंदी भाषा में आप अपने तरीके से लिख लो, दे रहे हैं तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। वो अकाउंट की बात सोचो, खाली हम रिद्धि की बात कर रहे हैं, रिद्धि की बात समझना। ठीक है, क्लियर है ये बात। पर्सनल अकाउंट का नियम क्लियर है। तो पर्सनल अकाउंट के जितने भी नो, राम श्याम सोनिका एंटरप्राइज, जो भी हमने कहा अभी तक, वो सब क्या हो जाएगा, पर्सनल है। अच्छा बताइए, कैपिटल अकाउंट एक एग्जांपल लिया था अभी हमने, कैपिटल अकाउंट किसका होता है, हिलाओ मत भाई ज्यादा थोड़ा। कैपिटल अकाउंट लिखा था, ये रिद्धि है। अगर 50,000 रुपए हमको वो दे रही है कि धंधा शुरू करो, तो किधर लिखेंगे, इधर या इधर, क्रेडिट में, क्योंकि वो दे रही है तो इसलिए गिवर है, तो 50,000 रुपया हो जाएगा। और वो जब ड्राइंग को क्या बोला था, वो निकालती है, रिद्धि का ही अकाउंट है। हमने बात बताया ना, केवल मालिक का ही 2 अकाउंट बनता है, बाकी किसी का 2 अकाउंट नहीं बनता। तो रिद्धि अगर निकालेगी 20,000 रुपया, तो रिद्धि प्राप्त कर रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ गया बात। इन दोनों को लास्ट में बैलेंस करके बता देंगे, 30,000 रुपया अभी और पाओगे लास्ट में एकदम, जब फाइनल अकाउंट 31 मार्च आएगा, उस टाइम अगर हमको हिसाब निकालना होगा तो हम निकाल के दिखा देंगे कि तुम्हारा अभी 30,000 कैपिटल और है। क्लियर हो रहा है बात मेरा। तो पर्सनल अकाउंट में हमने क्या करना है, बहुत सिंपल सा है कि अगर वो प्राप्त करने वाला है तो डेबिट में लिखिए, और अगर वो देने वाला है तो क्रेडिट में लिखो। सिंपल रूल है एकदम। पर्सनल अकाउंट के बाद आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और कहते हैं क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, मान लो मेरे पास में एक कॉपी है, और उसमें जब भी हम फर्नीचर खरीदते हैं तो लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सी कॉपी है, फर्नीचर की। इसमें हम जब भी खरीदते हैं तो फर्नीचर में हम लिखते हैं। क्लियर है बात को। अब बताओ, फर्नीचर हमने खरीदा, तो फर्नीचर आया या गया, तो किधर लिखना है, फर्नीचर डेबिट व्हाट्स कम्स इन, कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। और अगर हम पुराना फर्नीचर कोई बेच दें तो मेरे पास से गया या आया, तो जो भी एसेट्स रहेंगे उनके लिए एक ही नियम चलेगा, कम्स इन, जब वो आएंगे तो हमें क्या लिखना है, डेबिट में लिखना है, और जब गोज आउट जाएंगे तो क्या लिखना है, क्रेडिट में। मान लो हमने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा और 2 साल बाद हमने 2 लाख का बेच दिया, तो ठीक है। अब तो आइडिया लग रहा है ना कैसे कैसे अकाउंट में लिख रहे हैं। तो अभी हम बेसिकली आज सीख क्या रहे हैं कि हम अकाउंट की भाषा सीख रहे हैं कि कब हम डेबिट में लिखेंगे। अब तुमको पता चल गया है कि भाई डेबिट में आता है तब लिखा है, क्रेडिट में जाता है तो लिखा है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप क्या बोले, माल बिकेगा आप इधर लिख देंगे, चिपका देंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है ना, रिद्धि पैसा देगी कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिख देंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए इसकी भाषा को अच्छे से समझनी है। ये क्लियर हुआ बात, 2 बातें।
तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। अच्छा अब सुनो, इसके बाद तीसरा चक्कर आया था हमारा नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल में वो कहता है, नॉमिनल अकाउंट में वो कहते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं और लॉसेज हैं, वो आप डेबिट मानो, डेबिट में लिखना है। और जितने भी इनकम है, जितने भी इनकम है और गेन है, उसको आप क्या मानो, क्रेडिट नेचर का। ठीक है, जैसे मेरा एक खर्चा है, बताओ रेंट का एक खर्चा है, तो रेंट अगर भरेंगे तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, 50,000 का रेंट भरा। अब ये रेंट रिटर्न आ जाए तो किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, उल्टा तरफ। ठीक है ना, इसमें यही झंझट था, इस सिस्टम में यही एक झंझट था। क्या झंझट था, इतना परेशान कर रहा था। पहले देखो रियल है कि नॉमिनल है कि पर्सनल है, फिर ये देखो कि आ रहा है कि जा रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, एक्सपेंस है, लॉस है, बहुत कठिनाई था। तो इस चीज को दूर करने के लिए क्या किया इन लोगों ने, पूरा का पूरा मॉडर्न सिस्टम लेके आए। और ये मॉडर्न सिस्टम बहुत नया है। नया मतलब हम अपने जमाने से पढ़ रहे हैं तब भी 20-25 साल 30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, उसके पहले से आ गया था, बहुत पुराना है। लेकिन जो पुराने टीचर लोग हैं, जो हमसे भी पहले पहले के हैं, जैसे अब 50-60 के हो गए होंगे, तो उन लोगों ने क्या करते हैं, अभी भी घसीटा मेथड से चलाते हैं। स्कूल वाले अगर पुराने टीचर होंगे, तुम्हारे ना यंग टीचर है कि पुराने बहुत बूढ़े हैं, तो वही वो बहुत रुला के तुमको ऐसे ब्रिटिश रूल से ही पढ़ाएंगे। तो आपने जानना दोनों है, हम भी तो पढ़ेंगे दोनों ही, ब्रिटिश रूल भी पढ़ेंगे और मॉडर्न रूल भी पढ़ेंगे, लेकिन काम हम मॉडर्न रूल से करेंगे। हाँ, पर्सनल अकाउंट मतलब देने वाला, जो प्राप्त करेगा। और उसमें पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट में तब लिखेंगे जब वो दे रहा होगा। गेन लाभ हानि को सोचना ही नहीं है तुमको, सीधा सी मतलब है पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति का अकाउंट है। राहुल की एक कॉपी है, राहुल किसी को पैसा, राहुल अगर पैसा पाएगा तो किधर लिखेगा, राहुल को अगर पैसा मिलेगा तो, और राहुल पैसा देगा तो क्रेडिट। बस इतनी सी बात समझनी है। गेन प्रॉफिट लॉस अभी हम कुछ बात ही नहीं की है। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे होंगे सब डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, जितना इनकम गेन होगा वो क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। जैसे मान लो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, अब एक ही अकाउंट समझो, ये मेरा इंटरेस्ट का अकाउंट है, ब्याज का। अगर हम भर रहे हैं, खर्चा है तो इधर लिखो, है ना, और हम प्राप्त करें, इनकम रिसीव कर रहे हैं, मेरे लिए पा रहे हैं, तो इधर है, इधर लिखेंगे। कहाँ डेबिट होता है, हाँ डेबिट इधर ही तो है, यही है, अभी भी वही है भाई साहब। पाना देना ये इसके लिए बोल रहे हो, हम खर्चे के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जब खर्चा होगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा और इनकम होगा तो क्रेडिट। तीनों का नियम अलग है, तुम कहीं एक के दूसरे में घुसेड़ रहे हो। अब ये कहोगे रिद्धि सर यहाँ प्राप्त करती है तो यहाँ तो यह लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्रेडिट में लिखना है। रिद्धि पे तो हम बोल रहे थे पाने वाली है तो डेबिट में लिखेंगे, तो तुम ये कंफ्यूज हो रहे हो। हम कह रहे हैं कि वो पर्सनल अकाउंट का नियम है। ये अकाउंट क्या है, नॉमिनल का नेचर क्या है, सारा एक्सपेंसेस डेबिट में लिखो, सारा इनकम क्रेडिट में लिखो। तो नेचर को पहले समझने से पहले अकाउंट को समझो, अकाउंट को समझोगे तो समझ पाओगे। अब बोलोगे सर कैश, कैश में, कैश तो एसेट होता है, प्रॉपर्टी है, जब पाओगे तो डेबिट में लिखोगे, जब खर्चा करोगे तो क्रेडिट में लिखोगे। आप सोचो यही कैश का अकाउंट है, यही कैश है। जब तुम्हारे बिजनेस में कैश आएगा तुम डेबिट में लिखोगे, क्योंकि लिखे हो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, और खर्चा करोगे तो इधर लिखोगे। अब तुम कहोगे सर पा रहे हैं तो यहाँ क्यों लिखवा रहे हैं, भाई ये दूसरा अकाउंट है, ये नॉमिनल है, ये पर्सनल है, ये नॉमिनल पर्सनल रियल में तीनों में अलग अलग नियम है, यही झंझट। हाँ ये तीनों अलग है, इसलिए मैं सोच रहा कि सर इंटरेस्ट पा रहे हैं तो यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है ना, अभी आएंगे सवाल पे, आपको क्लियर समझ में आएगा। मिटा दे इसको, फोटो खींचोगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। पर्सनल अकाउंट का नियम बता दिया। पर्सनल अकाउंट के नीचे क्या लिखा था, बिजनेस कंसर्न में कीप बिजनेस रिलेशन विद द ऑल एवर पर्सनल अकाउंट्स। ये सारे से रिलेशन रख सकता है। बिजनेस ऑफ बाइंग गुड्स फ्रॉम देम और द सेलिंग गुड्स फ्रॉम देम और बोरिंग, लेना देना, माल का खरीदना बेचना सारा है। उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट में बताया कि इम्पर्सनल अकाउंट रियल और नॉमिनल होता है। रियल अकाउंट में सारा पार्टनर, वो वाला पार्ट आ गया प्रॉपर्टी वाला, उसमें लिख भी दिया जो हमने बातें की वही लिखा हुआ है, बेकार हम टाइम पास नहीं कर रहे। नॉमिनल में सारा खर्चा और इनकम का अकाउंट है। बात समझ में आ गया। अभी हम लोग ट्रेडिशनल रूल फॉर जर्नल एंट्री का पढ़ लिए। देखो लिखा है रियल अकाउंट में, थोड़ा ऊपर आ गया, नीचे जाना था दूसरे पेज में, पीडीएफ बनाया तो खिसक गया है। क्या लिखा है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, दिख रहा है, और नीचे देखो क्या लिखा है, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। ये रियल अकाउंट का नियम बताया था, रियल अकाउंट का नियम बताया था, वर्ड्स कम्स इन क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट।
उसके बाद नॉमिनल है, इन्होंने ऑर्डर आगे पीछे, इन्होंने रियल नॉमिनल पर्सनल पहले शीट में था, यहाँ पे बोलते समय हमने पहले लिखा है, बनाया तो हम ही है। आगे देखो पर्सनल अकाउंट में क्या कह रहे हैं, पर्सनल अकाउंट में कह रहे हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हो गया कंप्लीट। अभी जब सवाल पे बनाएंगे तो अलग चीज होगी। अभी हम इस पे मॉडर्न रूल पे भी बात करते हैं, मॉडर्न रूल ऑफ जर्नल एंट्रीज क्या होता है, मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का क्या समझते हैं, ठीक है बताएं, मॉडर्न रूल बताएं। बिठा दें, देखो अच्छा इसमें देख रहे हो कि ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है, अगर इन तीनों का एक ग्रुप बना लिया जाए तो एक डेबिट नहीं बन जाएगा, एक ही नियम पढ़ जाएंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली में हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझो, हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया, इसको एक ऐसे समझो कि हमने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, जितने डेबिट वाले होंगे इधर लिखेंगे और जितने क्रेडिट वाले होंगे वो इधर लिखेंगे। इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले इन्होंने कहा था कि कोई भी एसेट्स है, ठीक है, एक एसेट होता है, एसेट की उल्टी चीज क्या होगी, लाइबिलिटी, संपत्ति है तो दूसरी तरफ क्या होगा, कर्जा। तो अकाउंट जो होते हैं वो अपने अपोजिट अपोजिट तो रहेंगे ही, तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइबिलिटीज, BILITIES, लाइबिलिटीज। दूसरा हमने क्या बोला था, यहाँ पे सारा एक्सपेंसेस बताया था, एक्सपेंसेस बताया था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, इनकम हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, सारा इनकम। और तीसरा हमने क्या बताया था, लॉस बताया था, लॉसेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बता रहे हैं उधर पे, उससे घबराओ मत, और यहाँ पे क्या लिखा था, गेन। इसी तरह लाइबिलिटी में ही कैपिटल भी लिख लो, ठीक है, वो हमने अलग से लिखा है, लेकिन वो लाइबिलिटी को आप क्या कर लो, कैपिटल ही लाइबिलिटी है। बिजनेस के लिए क्या कैपिटल एक कर्जा नहीं है, मान लो हम बिजनेस हैं, हम रिद्धि इंटरप्राइज हैं और रिद्धि से हमने 5 लाख रुपए लेके धंधा स्टार्ट किया है, तो मेरे लिए वो कर्जा नहीं है। हमने पिछले दिन इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास जितने की संपत्तियों की सब क्या होगा, मेरे ऊपर कर्जा होगा। ये कर्जा दो तरह का हो सकता है, या तो आउटसाइडर का होगा या मालकिन का होगा, बोलो बताए थे। तो इसका एक नियम बताया था कि जितनी भी संपत्ति होगी या तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी या तो हमारे मालिक का होगा। तो यही बात तो है, लाइबिलिटी भी, कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है, अंदर के व्यक्ति का, मालिक का ही है, लेकिन मेरे ऊपर तो कर्जा ही है, धंधा के लिए तो मेरे ऊपर कर्जा ही है, बात समझ में आया। तो इन्होंने क्या किया है, इस पूरे दो ग्रुप को ना इन्होंने नेचर बना दिया। ये इन्होंने कहा कि ये जो अकाउंट है वो डेबिट नेचर के हैं। चेंज कर दें क्या पेन, ठीक चल रहा है ब्लू, ये ब्लू ले लें क्या, है चेंज कर लें, अच्छा। तो ये डेबिट नेचर के हैं, और ये जो ग्रुप है इसको हम क्रेडिट नेचर का कहेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये अमेरिकन अप्रोच चल रहा है आपका, अमेरिकन या मॉडर्न अप्रोच बोल लो, जो भी आप बोल लो, कि अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच चल रहा है। इसने कहा कि इन तीनों चीज को हम डेबिट नेचर का कहेंगे, क्या कहेंगे, डेबिट नेचर का, और इन तीनों को हम क्या कहेंगे, क्रेडिट। इसको दिमाग में रखना क्योंकि इस पे हम लोग सवाल करेंगे। तो एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस डेबिट नेचर के हैं। क्या मतलब है इसका, जब जब ये चीजें बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, घटाना, इसको डेबिट साइड लिखना होगा। एसेट्स को अपने बिजनेस में, जब भी आपके बिजनेस में एसेट्स बढ़ेगा तो आप उस एसेट्स के डेबिट साइड में लिखेंगे, और जब घटाना होगा तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसे ही कर्जा, खर्चा, खर्चा जब भी आपका बढ़ेगा तो आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, और घटेगा, घटाना है तो कहाँ लिखेंगे। आपका लॉस बढ़ेगा तो कहाँ लिखोगे, डेबिट में, और घटेगा तो क्रेडिट में। बात समझ में आए, एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छे से। एक एसेट्स का नाम बताओ राहुल, कोई भी एक एसेट का नाम बताओ, है एसेट्स बोले हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल, इंस्टीट्यूट बोल रहा है। देखो बताओ, तुम बताओ, उसका बचोड़ो तो पास है, तू बता। बेंच, फर्नीचर, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम क्यों बता रहा है, फॉर इंस्टीट्यूट तुम्हारा नाम थोड़े ना तुम्हारा एसेट है। तुम या तो बिल्डिंग बोलो या तो लैंड बोलो, ऐसा हम एसेट का नाम पूछे ना, तू कह रहा है इंस्टीट्यूट है। तो फर्नीचर, ठीक है। अच्छा बताओ फर्नीचर बढ़ता कैसे, हमारे फर्म में, हमारा फर्म जो इंस्टीट्यूट है, ये एक हमारा इंस्टीट्यूट है, इसमें एक फर्नीचर का अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं। तुमको केवल एक जिम्मेदारी दी गई है कि तुम फर्नीचर को मेंटेन करो, ठीक है। फर्नीचर बढ़ता कैसे है, खरीद के आएगा तो हमें बढ़ाना है, बढ़ाए तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, और अगर हम बेच दें पुराना फर्नीचर तो किधर लिखेंगे। तो क्या लिखा है, एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट करना है, घटाना है तो क्रेडिट करना है।
तो ये तीन जो चीजें हैं ना, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, इनका नेचर ही यही है। यानी इन तीनों चीजों को जब भी बढ़ाना है तो डेबिट करो। जो डेबिट नेचर की चीज है, इस बात को मेरे साथ पक्का कर लो पहले, जो डेबिट नेचर के अकाउंट हैं उनको जब जब बढ़ाना होगा तो डेबिट करना होगा। बढ़ाना मतलब वो बढ़ेंगे जब, यही तो है बढ़ना घटना। इन्होंने पूरे अकाउंट को 6 भाग में बांट लिया बस। तो एसेट्स जब भी बढ़ाओगे, जब भी बढ़ाना है तो किधर लिखना है, डेबिट में, और जब भी घटाना होगा तो किधर लिखोगे, सेम। ये तीनों नियम वही चलेंगे। अब ऐसे ही खर्चा का अकाउंट बता लो, जैसे मान लो रेंट, तुमने कहा कि अब यही अकाउंट को समझो कि ये रेंट है, ये खर्चा का अकाउंट है। अच्छा, रेंट अगर हम भरें तो मेरा खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं घटेगा। क्यों घटेगा बोलते हैं बताएं? उन लोग ये इसलिए सोचते हैं कि हमने तो कैश दिया। याद रखना, अगर हम ये कहें कि तुम स्कूल का फीस भरा, या इंस्टीट्यूट का अकाउंट्स का फीस भरा, तो फीस भरने से आपका खर्चा बढ़ा या घटा? बढ़ा। लेकिन बच्चों, कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर मेरे पॉकेट से तो 2000 चला गया। तो हम ध्यान रखना, हम खर्चा पूछ रहे हैं, कैश नहीं पूछ रहे हैं। जब हम तुमसे हाँ खर्चा बढ़ा, पिछले महीने तक तुम यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ते थे, घर का खर्चा 20,000 रुपये था, ठीक है। इस साल तो इस महीने तुम कोचिंग पढ़ रहे हो और 2,000 रुपये यहाँ भरोगे, तो घर का खर्चा 20,000 से 18,000 हो जाएगा क्या? 22 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों के जब बोलते हैं, पढ़ाते हैं, नए नए बच्चे होते हैं, तो उनके दिमाग में आता है कि 2,000 रुपये तुम दिए हैं तो मेरा खर्चा क्या हो गया? घटा। पैसा को क्या मान लेते हो? खर्चा। नहीं, जब हम कैश पूछेंगे तब आप बताएंगे कि कैश 2,000 रुपये घट गया, ठीक है। तो इसलिए खर्चा जब बात कर रहे हैं तो रेंट की बात कर रहे हैं। रेंट जब भी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। और किसी कारण से अगर रेंट हमारा रिफंड आया था, कम होता है, तो उसको हम क्रेडिट में लिख लेंगे। बात समझ में आए? ऐसे ही लॉस है, मान लो मेरे इस साल का लॉस हुआ था 10,000 रुपया, एक बच्चा और पैसा नहीं दिया, लॉस हो गया, उस बच्चे को हम ट्रांसफर कर देंगे, इसमें लिख देंगे भाई इतना रुपये का और लॉस हो गया। तो ये तीनों चीजें डेबिट नेचर की, इस बात को एकदम पक्का करना। डेबिट नेचर की जो चीजें हैं उनको हम जितना डेबिट करेंगे वो क्या हो जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। डेबिट नेचर की चीजें हैं उनको हम जितना डेबिट करेंगे वो क्या हो जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। और जितना हम क्रेडिट लिख देंगे वो घट जाएंगे। यहाँ पे घटाने के लिए मिटकौना से मिटा के और 5,000 का 2,000 नहीं लिख सकते। ये हमेशा कैसे मैथमेटिकली चलेगा। अगर मान लो हमने किसी को गलती से 5,000 रुपये दे भी दिया, वो 2,000 रिफंड कर रहा है, तो हम मिटा के 3,000 नहीं लिखेंगे, 5,000 रुपये लिख देंगे, फिर 2,000 रुपये उल्टे तरफ लिख देंगे, वो बराबर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अकाउंट्स में कभी भी आप काट पीट नहीं कर सकते, ओवर राइटिंग नहीं। पहले ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताइए। एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस, ये तीनों डेबिट नेचर की चीजें। डेबिट नेचर का सीधा सीधा मतलब है कि जब ये चीजें बढ़ेगी तो डेबिट में लिखेंगे, या यूं कह लो कि इनको जब भी हमें बढ़ाना होगा तो हम डेबिट में लिखेंगे। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस छोटी सी चीज है, अगर ये जनरल रूल समझ में आ गया तो फिर सरल हो जाएगा। और ये क्रेडिट नेचर की चीजें हैं, इनमें जब कोई बढ़ाना होगा तो ये हाँ, ये अपोजिट नेचर की चीजें, इनमें जब बढ़ाना होगा तो क्रेडिट में लिखना होगा और घटाना होगा तो डेबिट में लिखना होगा, उल्टा चलेगा। ये तीनों इसके अपोजिट चीजें हैं। तो अगर मेरे ऊपर कोई कर्जा बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे? काट देना। कौन था? है ठीक है, चलो। अभी यहां पे क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा कर्ज, भाई साहब ये लोग जहर होते हैं एब्रो। तो लाइबिलिटी का मतलब है मेरे ऊपर दायित्व या कर्जा। मान लो कि मेरे ऊपर दायित्व कैसे बढ़ रहा है, जैसे मान लो रिद्धि है, अब रिद्धि हमको उधार दे तो मेरे ऊपर कर्जा बढ़ेगा। तो रिद्धि जब देगी तो क्या लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड लिखेंगे। रिद्धि हमको 50,000 रुपया दी। अब तुम पर्सनल अकाउंट से नियम से सोचो, रिद्धि जब देती है तो गिवर है तो 50,000 आएगा कि नहीं? तो नियम वहां से करेक्ट हो जाएगा अपने आप। तुम एसेट्स के हिसाब से सोचो, फर्नीचर जब बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हैं कि नहीं? तो दोनों नियम अल्टीमेटली तुमको वहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपको ये ज्यादा इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेबिट नेचर की चीजें आपको पता है, ये इसमें देखना ही नहीं कि भाई रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, आ रहा है, जा रहा है, बट माथा खराब कर रखा है। सीधा सीधा पकड़ना है कि ये एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस है तो डेबिट नेचर की चीजें, लाइबिलिटी, इनकम, गेन है तो ये क्रेडिट नेचर की चीजें। अभी आप बोलचाल भाषा में इनकम और गेन को एक ही मान के चलिए, क्योंकि आगे आप इसका मीनिंग और अच्छा से क्लियर करेंगे। तो ये इनकम नेचर की जो भी चीजें है, जैसे हम सेल कर रहे हैं, माल सेल कर रहे हैं, तो बताओ क्रेडिट नेचर का चीज, सेल वाली कॉपी में कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। सेल जितना बढ़ता जाए, हमको सेल बढ़ाना है, किधर लिखेंगे?
क्रेडिट में लिखते जाओ। परचेज बढ़ाना है, किधर लिखते जाओ, डेबिट में। परचेज का नेचर तो डेबिट है, तो ये आपको पक्का होना चाहिए कि कौन सा चीज किस नेचर का है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे क्रक्स क्या है इसका, सीधा सीधा इसका क्रक्स ये है, पूरे इस रूल का क्रक्स ये है कि आपने क्या देखना है, पहले अकाउंट का नाम और उसका नेचर। अगर अकाउंट पता है कि ये अकाउंट है, इसी 6 तरह के अकाउंट होते हैं और होते ही नहीं, ये 6 तरह के, पूरा 6 ही तरह के अकाउंट ही होते हैं। जो भी आप अकाउंट बनाओगे, जो भी कॉपी बनाओगे, वो या तो कोई संपत्ति होगी, या कोई खर्चा होगा, या कोई नुकसान होगा, कोई कर्जा होगा, कोई इनकम होगा, या कोई गेन होगा। यही 6 तरह की चीजें घुमा फिरा के आपकी चलेंगी। तो एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, लायबिलिटी, इनकम, गेन, ये 3 चीजों को, ये डेबिट नेचर की चीजें हैं, यानी इनको जब भी बढ़ानी है तो आपको डेबिट करना है, इनको जब भी घटाना है तो आपको क्रेडिट करना है। ये चीजें यहाँ पे, इनको जब भी बढ़ाना है तो आप क्रेडिट करेंगे, और जब भी इन चीजों को घटाना है तो क्रेडिट। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया कि अच्छा, ये डेबिट। अगर मान लो जैसे रिद्धि है, रिद्धि ने हमारे ऊपर कर्जा दिया, तो 50,000 का कर्जा ला दिया, क्रेडिट लिखा। अब हम 20,000 चुका लें तो यहाँ पे चुका देंगे, भाई यही तो है, कम करना है बढ़ाना है। तो यहाँ पे रूल्स का क्या सीधा सीधा मतलब है, घटना बढ़ना। ये आपको समझना है, घटना बढ़ना। इस घटने बढ़ने को अगर आप ठीक तरीके से समझ गए हैं, तो अब हम 1-2 सवाल प्रैक्टिकली करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सर क्या क्या कैसे घट रहा है बढ़ रहा है, ये समझेंगे। ठीक है, तो मिटाएं इसको। हाँ, ये आपको लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत तो है नहीं, शीट में लिखा ही हुआ है। ये चीजें आपको सब मिलेंगी। आपको लिखने का काम इस बार हमने कम रखा है, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा ले आइए, नहीं तो हम लोग ऐसे पूरे साल 3-4 बच्चे पढ़ेंगे क्या? नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी सब बच्चे धीरे धीरे सो रहे हैं, एग्जाम रिजल्ट निकलेगा तब वो जागेंगे। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी भाई क्लास में बच्चे होने चाहिए। एक फॉर्मेट बनाएंगे, कॉपी निकाल लो, इसको रोको थोड़ा देर, फॉर्मेट बनाओ। अब हम कैसे फॉर्मेट खींचना, देख लो इधर मुन्ना कैसे फॉर्मेट खींचा हमने, इस तरह का फॉर्मेट खींचना है। ठीक है, और फटाफट से फॉर्मेट खींच लो, फिर सवाल करते हैं। हम भी बोर्ड में फॉर्मेट बना रहे हैं, आप भी बना लो। अब हमारा पहला टारगेट ये है कि हम पहले ठीक तरीके से अकाउंट्स पकड़ लें, उनके नेचर को पकड़ लें, कब वो डेबिट होते हैं, कब वो क्रेडिट होते हैं। अगर इन बातों को ठीक से पकड़ लिया, रुक जाओ ऐसे नहीं करो, हम बता रहे हैं, रोकना जरा। ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, इतना फॉर्मेट बन जाएगा, फिर हम आगे बताएंगे। चलें आगे बढ़े। तो इन्होंने क्या करना है, देखो धंधा हमारा जब शुरू होगा, धंधा हमारा जब शुरू होता है तो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगा, और उस ट्रांजैक्शन को हमें सबसे पहले जिस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्डिंग करने को कहते हैं जर्नल। क्या कहते हैं? जर्नल का मतलब होता है डेली रिकॉर्डिंग। जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे या चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे, तो आप जिस इंस्टीट्यूट में मेंबर बनेंगे, उस इंस्टीट्यूट में भी एक उनके डेली क्या ब्यौरा चल रहा है, महीने महीने में एक किताब छप के आती है, उसको वो कहते हैं जर्नल। डॉक्टर लोगों का भी जर्नल छपता है, तो वो एक अलग जर्नल है। यहाँ जर्नल का सीधा सीधा मतलब है डेली रिकॉर्डिंग। तो जिस बुक में हम सबसे पहले लिखते हैं उसको हम कहते हैं जर्नलाइज करना, ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना। एक रफ कॉपी जैसा है, इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। लेकिन हम जर्नल की कॉपी में लिख पाएंगे, उसके लिए हमें पक्का नॉलेज होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है, क्योंकि जर्नल में जाकर के हम अपने तरीके से नहीं लिखते, उनके लिखने का एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हमको लिखना होगा। तो उस फॉर्मेट में हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो अकाउंट्स का और दूसरा उसका नेचर का। ये चीज अगर हमारे पूरे पक्का हो जाएगा तब हम जर्नल लिख पाएंगे। तो पहला दिन है, 1 दिन या 2 दिन आपका लगेगा, इसमें रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं, इसमें अभी जर्नल नहीं शुरू हो रहा है, इसके बाद हमारा जर्नल शुरू होगा। हो सकता है आपको ये 1 दिन या 2 दिन थोड़ा परेशान करे, कोई दिक्कत नहीं है, सीखते सीखते आप सीख जाएंगे। पहला लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 सबके पास है। यहाँ पे लिखा है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। तो रुपया से हमें मतलब नहीं, रुपया तो कुछ भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन से मतलब समझो। तो ट्रांजैक्शन में लिखिए रमेश, लिखो मेरे साथ साथ लिखो, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, ये आपने लिखा, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राहुल एकदम फील करके बात को बोलना, हम बिजनेस हैं और तुम रमेश हो। रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो रमेश बाबू ने हमें 50,000 या 1 लाख रुपए दे के धंधा शुरू किया। मेरे लिए बिजनेस के लिए, अब अपने आप को फर्म समझो और अपने पिताजी का नाम कुछ देर के लिए बोलचाल भाषा में समझ लो कि वही रमेश बाबू है, आपके मालिक। उन्होंने आपको 50,000 रुपया दिया धंधा शुरू करने के लिए। सबसे पहले ये बात बताओ, ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है, तुम्हारे लिए लेन देन है या नहीं है? है लेन देन, यानी रिकॉर्ड तो होगा। अब तुम अपने बुद्धि से समझाओ कि कौन कौन सी कॉपी में आप लिखेंगे।
कौन कौन सी दो कॉपी खोलेंगे और उस कॉपी में जाके इस ले खोले, दो कॉपी खोलना ही है क्योंकि डुअल एस्पेक्ट है, डबल एंट्री सिस्टम है, डुअल एस्पेक्ट अजम्पशन उस दिन पढ़ा रहे थे तो उसमें डुअल एस्पेक्ट बताए थे। बताओ सबसे पहले हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है कि कैश हमारे पास आया है तो कैश वाली कॉपी में लिखें या नहीं लिखें, लिखेंगे। और कौन दिया ये पैसा उसकी कॉपी में लिखना चाहिए, कौन दिया हमको पैसा, रमेश बाबू दिए। लेकिन रमेश बाबू के नाम का अकाउंट तो हम खोल नहीं सकते क्योंकि वही मालिक है, और जब मालिक तो कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। तो दो अकाउंट निश्चित हो गया कि एक तो कैश की कॉपी में लिखा जाएगा और एक कैपिटल के अकाउंट में। तो एक चीज तो यहां लिखो अकाउंट्स इन्वॉल्व में लिखो कैश अकाउंट, सबसे पहले लिखिए कैश अकाउंट, और दूसरा लिखो कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल को आप मालिक का नाम ही समझिए, ठीक है ना, ठीक है बोलो ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। अच्छा बताओ कैश तुम्हारे लिए क्या है, एसेट्स है, एक्सपेंस है, जो तीन चीजें छह चीजें हमने लिखी थी। तो ध्यान से सुनो क्या क्या लिखा था, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, लायबिलिटी, इनकम और गेन। इन छह चीजों में से कैश आपके लिए क्या है, पक्का? हाँ नहीं, तुम्हारे लिए जैसे तुम बिजनेस हो तो तुम्हारे लिए कैश तुम्हारा क्या है, कैश तो मेरी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। तो उतना ज्यादा टेक्निकली बस सर दाएं हाथ से दिया होगा तो लायबिलिटी नहीं हो जाए, इतना नहीं। तुम्हारे पॉकेट में जो कैश पड़ा है, तुम्हारे कैश बॉक्स में जो कैश पड़ा है, तुम्हारे लिए वो क्या है, संपत्ति है। सीधा सीधा बात है, कहां से आई ये बात हम नहीं कर रहे हैं, कैश की बात कर रहे हैं। कैश आपके लिए संपत्ति है कि नहीं, तो इसलिए कैश के सामने लिखोगे कि ये हमारा एसेट्स है। क्या है, अरे बच्चा मेरे लिए कैश क्या है, लायबिलिटी कहाँ है तुम्हारे। अच्छा बताओ, तुमने अभी एक उस दिन याद है तुम्हारा एक दवाई का दुकान खुलवाए थे, हाँ बुआ आई जब तो क्या बोली, अरे गजब, इतना संपत्ति, कितने की संपत्ति है, तो तुम संपत्ति जोड़ के बताई थी कि नहीं कि 5 लाख की संपत्ति है। तो तुम्हारे अंदर मन में चल रहा था ये तो इतना रुपया तो मेरे ऊपर कर्जा भी है। तो अभी हम कर्जा पूछ ही नहीं रहे, आपसे हमने पूछा है सीधे सीधे कि आपके पास संपत्ति कितनी है। तो आप कह रही है कि सर 5 लाख रुपया 50,000 रुपया मेरे पास कैश पड़ा है, कैश बॉक्स में मेरी संपत्ति है। कहाँ लाए हैं इससे हम नहीं पूछ रहे हैं, अभी हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं मेरे कैश बॉक्स में 50,000 रुपया कैश है, वो मेरे लिए क्या है, बोलो। फिर बोल रहा है क्या बेटा, कैश मेरे लिए संपत्ति है। अब ये बताओ जब प्रोपराइटर ने तुमको कैश दिया होगा तो तुम्हारे कैश बॉक्स में कैश बढ़ा या घटा, तो बस इसको बढ़ाना है तो प्लस करना है। और एसेट्स का नियम क्या है, बढ़ेगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी कैश की कॉपी में डेबिट साइड लिख दिया। एक एस्पेक्ट हो गया। एक्चुअली तुम लोगों के साथ दिक्कत क्या हो रही मालूम है, तुम दोनों एस्पेक्ट को एक साथ सोच रहे हो। रावण थोड़ी ना है 10 एस्पेक्ट, एक एक चीज को सोचो। कैश को सोच लिया, कैपिटल जो मालिक का नाम है, ध्यान रखना, जिससे हम पैसा पाते हैं या जिससे हम पैसा देते हैं उनका नाम होता है कैपिटल। इन्होंने हमको दिया है, तो ये बताओ मेरे ऊपर कर्जा है कि संपत्ति है, कर्जा है, तो इसको हम लायबिलिटी लिख लें कि ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी चढ़ गई, इन्होंने पैसा दिया, जो तुम कह रहे थे। देखो आ गया वही चीज। अब लायबिलिटी जब उन्होंने 50,000 रुपया रमेश बाबू ने हमको दिया तो मेरे लिए ऊपर कर्जा बढ़ा या घटा, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ा या घटा, ध्यान से सोचना। बिजनेस के ऊपर में कर्जा बढ़ा या घटा, बढ़ा, तो इसको बढ़ाया। और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं। ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया। अब देखो ध्यान से, जितने का आपके पास एसेट्स बढ़ा है उतने के आपके ऊपर कर्जे भी बढ़ गए। ये कभी भी दोनों प्लस या दोनों माइनस या एक प्लस एक माइनस कुछ भी आ सकता है। इसमें रट्टा मत लगाना कि सर एक प्लस होगा तो दूसरा भी प्लस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्लस हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उससे रट्टा मत लगाना, तुम अपना दिमाग लगाओ। जब हमको प्रॉपराइटर ने पैसे दिए तो मेरे पास पैसे बढ़े हैं, इसलिए एसेट्स है, और एज वेल एज मेरे लिए एक लायबिलिटी भी बढ़ी है, इसलिए क्रेडिट है। ठीक है, बात समझ में आया? लाइन खींच दीजिए। एक ट्रांजैक्शन हमने कर लिया है, बड़ी खूबसूरती के साथ एक ट्रांजैक्शन हमने कर लिया है। एक बात यहां पे पक्का हो गया, इस ट्रांजैक्शन से एक बात तो पक्का हो गया। क्या बात पक्का हो गया? कैश। ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां पे कुछ कुछ चीजें हम पक्का करते चल रहे हैं, वो लिखते चलेंगे। सबसे पहला चीज है कैश। कैश जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और घटता है तो कैश बढ़ेगा कैसे, जब पैसा आएगा तो क्या होगा, डेबिट, और जाएगा तो क्रेडिट। सिंपल है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 लिखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। लिखो परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या मतलब है रिद्धि इसका बच्चा, क्या मतलब है इसका? हमने माल खरीदा और थूक लगा के, नहीं लगा पाएंगे, गंदा है हाथ,
नगद पैसा दिया है, तो कौन कौन सी दो कॉपी में लिखोगी पहले बताओ। हाँ ठीक है, गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, पिछले दिन बताया था। गुड्स जब खरीदते हैं तो किस कॉपी में लिखते हैं, जब बेचते हैं तब किस में लिखते हैं, जब परचेज किया हुआ माल रिटर्न आ जा करते हैं तब परचेज रिटर्न में लिखते हैं, सेल किया हुआ माल रिटर्न आ जाता है तो सेल्स रिटर्न में लिखते हैं। तो गुड्स अकाउंट कभी नहीं खोलना। गुड्स के साथ जब भी होगा तो क्या करना है हमें, गुड्स के साथ जो काम होगा वो अकाउंट खोलना है। एक चीज और सुनो, जब भी ट्रांजैक्शन हो तो सबसे पहले दिमाग में ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है, एक कैश ट्रांजैक्शन होता है और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, पकड़ो कैसे हम बता रहे हैं, मेरे पकड़ने का तरीका हम बचपन में कैसे सीखे थे। अगर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है मतलब नगद में हो रहा है, तो एक तो कैश अकाउंट पक्का खुलना ही खुलना है। अगर आप कैश में लेना देना कर रहे हो तो कैश वाली कॉपी में तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो पक्का है। अब वो कैश किस कारण से कहां खर्चा कर रहे हो वो दूसरा अकाउंट हो जाएगा। जैसे हमने रेंट भरा, नहीं हमेशा नहीं रहेगा, कैश ट्रांजैक्शन होगा। अब मान लो हम उधार में माल खरीदे, हमने विजय सर से उधार में माल खरीदा, तो कैश तो गया ही नहीं, तब तो कैश कॉपी में नहीं लिखेंगे। एक तो परचेज किया गया, परचेज एक नाम आ जाएगा, विजय सर का हमें नाम लिखना पड़ेगा, है ना। परचेज अकाउंट तो परचेज तो किया वो तो लिखना है, कैश की जगह पे क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो कैश ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट पक्का खुलता है, ये तो पक्का हो गया। अगर नगद में नहीं है तो किसी ना किसी व्यक्ति से लेन देन हुआ होगा, वो व्यक्ति का नाम आ जाएगा। तो आइए, तो यहाँ पे बताओ कौन कौन सा रिद्धि बताइए अकाउंट, कैश एंड परचेज। अब यहाँ एक टेक्निक और समझनी है, छोटी सी, बस खत्म कहानी। हमेशा हमारा कोशिश रहेगा कि कैश को थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। कैश अगर आएगा तो हम पहले खोलेंगे क्योंकि वो डेबिट नेचर का होगा। मेरा टारगेट ये है कि डेबिट पहले खोले और क्रेडिट बाद में खोले। तो कैश जब भी आएगा तो पहले खोलना, और कैश जाएगा तो बाद में खोलना। माल खरीदने से पैसा आएगा या जाएगा तो बाद में खोलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो अकाउंट क्या क्या तुम लोग बोले, परचेज। हमने परचेज पहले क्यों खोला, क्योंकि ये हमारे हैबिट में होना चाहिए कि खर्चे वाले हमेशा पहले खोलना। जितने भी खर्चे के अकाउंट है पहले खोलना, जितने भी एसेट्स के अकाउंट है पहले खोलना, जितने भी लाइबिलिटी के अकाउंट है बाद में खोलना क्योंकि वो क्रेडिट नेचर की होती है। जितने भी इनकम का अकाउंट होगा सबको बाद में खोलना क्योंकि वो क्रेडिट नेचर का होता है। अब ये बताओ, यहाँ पे तुम कह रहे हो कैश अकाउंट खोलो, और कैश में ध्यान रखना कि अगर आएगा तो पहले खोलना, जाएगा तो। चलो बताओ, परचेज को क्या मानते हैं आप, खर्चा मानते हैं, एक्सपेंसेस। हमने माल खरीदा है, खर्चा बढ़ा या घटा, पक्का ना। और बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे, डेबिट में, ठीक है। ये बताओ कैश, कैश को तो आप क्या मानते हो, अभी तो आप ऊपर बता के आए हैं, एसेट्स मानते हो ना। माल खरीदने से आपका कैश बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। इसको आप माइनस कर दो, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने अभी पिछले दिन बताया, पिछले सवाल में बताया था कि वो जरूरी नहीं कि दोनों प्लस आए या दोनों माइनस आए, एक प्लस एक माइनस, दोनों प्लस दोनों माइनस आ सकता है। आइए तीसरे ट्रांजेक्शन में अब आप लोग मेरा हेल्प कर सकते हैं। आइए तीसरा ट्रांजेक्शन, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। एक पेंसिल था ना अभी तो मेरे पास नहीं, अभी तो हम खाली डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। इसी सवाल को फिर जर्नल में जब लिखेंगे तब हम करेंगे, ठीक है ना। आओ जी, तीसरा नंबर ट्रांजैक्शन, थोड़ा मेरे तरफ भी घुमा दो भाई, हम देखें। इन्होंने लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब बताइए, आप लोग लिखे कॉपी में सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हम नहीं लिखेंगे, अब तुम लिखोगे और मेरे साथ बातचीत करके करोगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या मतलब है इसका मुन्ना, मुन्ना जी क्या मतलब है इसका। और नगद पैसे प्राप्त किए, कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा, पहले कौन सा खोलोगे, हाँ, और सेल इनकम नेचर का इसलिए बाद में खोलेंगे। जितने भी डेबिट नेचर की चीजें हैं वो पहले खोलना, और जितनी भी क्रेडिट नेचर की चीजें उसको बाद में खोलना। क्लियर है। तो कौन कौन सा अकाउंट आपने खोला, कैश अकाउंट, और कैश के सामने उसका नेचर बताओ क्या है, लिखो एसेट। माल बेचने से कैश बढ़ा या घटा, लिखो प्लस। और एसेट बढ़ने से क्या होता है, और नीचे सेल है, सेल को क्या मानते हो, इनकम। अगर हम परचेज को खर्चा मान रहे हैं तो सेल को इनकम मानना पड़ेगा, तो सेल को इनकम लिख लो। और माल बेचने से रिद्धि, ध्यान से बताओ, इनकम बढ़ा या घटा, बताओ। बढ़ा तो प्लस लिखो, और इनकम बढ़ता है तो क्या लिखते हैं, क्रेडिट नेचर का चीज है। रूल आपके खून में, जैसे आपके आर्टरी वेन, क्या बोलते हैं उसको, वेन आर्टरी बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं धमनी शिरा,
तो धमनियों में जैसे खून बहता है वैसे ये रूल चलना चाहिए, और ये रूल जितना पक्का होगा, समझ लो ये आपका फाउंडेशन है, ये अगर पक्का हो गया तो किसी का हिम्मत नहीं है कि तुमको अकाउंट्स में 90 से कम ला दे। इसलिए इसको सीखने में 1-1.5 महीना लगेगा। अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, 1 महीना तो हम लगाएंगे ही धीरे धीरे, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। अब जो बच्चे बाद में आएंगे उनको ये सब चीज इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा पाएंगे हम, उनको कह देंगे वीडियो देखो अपना समझो। हाँ बस वही 6 चीजें, एसेट लायबिलिटी इनकम गेन, एसेट लायबिलिटी इनकम गेन और एक्सपेंस लॉस, बस यही होगा। ठीक है, अच्छा चलो अब देखो ध्यान से सुनो। 7 तारीख की एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट वर्थ ₹4,500। हमने मोहन बाबू से 4,500 का उधार में माल खरीदा है। तो ट्रांजैक्शन लिख लो पहले फटाफट से, ट्रांजैक्शन लिखो फटाफट से, जल्दी हाथ चलाइए। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, हमने मोहन बाबू से उधारी में माल खरीदा है। ठीक है जी, अब अपनी बुद्धि से सोच के बताओ कि कौन से 2 अकाउंट खुलेंगे। परचेज का अकाउंट खुलेगा पक्का, खरीदारी हुई है तो परचेज तो होगा, और उधार में ट्रांजैक्शन है तो कैश तो खुलेगा नहीं। जिससे उधारी में लेन देन हुआ उसकी कॉपी में लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब मान लो हम रिद्धि से, तुमसे, रिद्धि बार बार क्यों बोल रहे हैं, राहुल से हम बार बार माल खरीदें, पैसा नहीं दिए हैं, तो राहुल की कॉपी में लिखेंगे ना कि राहुल को इतना रुपया देना है। तो जब कभी भी नाम का अकाउंट खुलता है, याद है आपको पिछले दिन बताया था, नाम का अकाउंट खुलता है उसको डेटर या क्रेडिटर बोलते हैं। आओ फिर से समझ लो, डेटर जब भी नाम का अकाउंट खुलेगा तो वो या तो डेटर होगा या तो क्रेडिटर होगा। थोड़ा इधर घुमा लेना, दिख रहा है। डेटर क्या होता है, हमने बताया था टू हुम वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनको हम उधार में माल बेचते हैं, ये हमेशा नाम होंगे, और जिनसे हम खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। आज अगर हमने माल खरीदा और एक नाम लिखा है राहुल से मान लो, तो ये नाम मेरे लिए संपत्ति है या कर्जा है। जब ये नाम मिटेगा मेरे बुक्स में से तो पैसा आएगा कि जाएगा। उधार में माल खरीदे, नाम भी लिखे, जब नाम मिटा देंगे बिना पैसा दिए और पैसा भी ले लेंगे। आज तुम्हारा हम नाम मिटाना चाहते हैं राहुल, तुमसे माल खरीदे, तुम 50,000 हमको दो, तब तुम्हारा मिटाएंगे। जूता मारेगा, कहेगा पहली बात तो माल खरीदे, पैसा दिए नहीं, अब नाम काटने का भी पैसा हम ही से मांग रहे हैं। हंस रही है, तुम बोलो। तो जो नाम मेरे लिए कर्जा है उस नाम को मिटाते समय हमको पैसा देना पड़ेगा ना, तो ये मेरे ऊपर कर्जा है। तो याद रखना, लाइबिलिटीज जो होते हैं वो कर्जे होते हैं। लाइबिलिटी, क्रेडिटर क्या है हमारे लिए, क्या है, एक कर्जा है। और एसेट्स, ये जो नाम होते हैं जिनसे हमने उधार में माल बेचा, उनका नाम, जैसे मान लो आदित्य को हमने माल बेचा है, इनका नाम लिख रखा है। अब इनका नाम, ये कह रहे हैं सर मेरा नाम काट दीजिए, हमने कहा पैसे तो तुम्हारा नाम काट दे। तो जब इनका नाम काटेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, तो वो एसेट्स है। ध्यान से, क्रेडिटर बढ़ता कैसे, ये बताइए। क्रेडिटर कैसे बढ़ेगा, जब हम परचेज करेंगे उधारी में तो क्या मेरा क्रेडिटर बढ़ जाएगा, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा। और जब हम पेमेंट करेंगे इनको, तो क्या हो जाएगा, मेरा कर्जा कम हो जाएगा, है ना। किसी व्यक्ति को जब हम माल उधारी में खरीदेंगे किसी व्यक्ति से, तो मेरे ऊपर कर्जा बढ़ेगा। तो परचेज करने से कर्जा क्या बढ़ता है, लाइबिलिटी बढ़ती है, यानी क्रेडिटर बढ़ता है उधारी में। और बेचने पे ये कैसे घटेगा बढ़ेगा, इसका भी समझ लो, ये भी तो आपको समझ में आ गया। उल्टा है, जब हम सेल करेंगे उधारी में तो मेरा क्या हो जाएगा, ये डेटर बढ़ेगा, है ना। और जब हम पेमेंट रिसीव्ड करेंगे तो मेरे ऊपर में ये डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले इस बात को पक्का कर लीजिए कि डेटर कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक कारण है। अब माल रिटर्न कर देगा तभी तो हमको डेटर कम करना पड़ेगा, है ना। चलो ये समझ में आया। तो यहाँ पे हमने 7 तारीख की एंट्री लिखी है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। हमने मोहन बाबू से उधार में माल खरीदा है। तो तुमने बताया कि सर एक परचेज अकाउंट खुलेगा और एक मोहन का अकाउंट खुलेगा। परचेज को आपने पहले लिखा है क्योंकि वो डेबिट नेचर का होता है, खर्चा का नेचर है, इसलिए पहले लिखा है। और मोहन बाबू का नाम क्रेडिट में लिखा है, मोहन अकाउंट। ठीक है, इतना दूर तक पहुंच गए, परचेज अकाउंट और मोहन अकाउंट खोल लिया, आगे बढ़े। अब परचेज को सोचो, खाली परचेज को, परचेज मेरे लिए खर्चा है, इनकम है या लॉस है, क्या है, गलत। परचेज आपके लिए हमेशा खर्चा है। लाइबिलिटी तो मोहन बाबू का नाम है, एक्सपेंसेस है। हम दुकान पे माल खरीद कर लाते हैं, सजाते हैं, पैकिंग करते हैं, बेचते हैं, तो जितना कुछ करते हैं वो सब खर्चा है। तो परचेज आपका खर्चा है। और माल खरीदने से खर्चा बढ़ा या घटा,
बढ़ा तो प्लस करो, डेबिट करो, डेबिट करो। मोहन बाबू जो है वो एक नाम है। अच्छा बताओ, मोहन बाबू से पैसा लेना है या देना है, पहले ये बताओ। माल भी बेचो, खरीदोगे और पैसा भी लोगे, उल्टा चल रहा है। अभी का बात बताओ कि मोहन बाबू से हमने माल खरीदा है, तो भाई खरीदा है, परचेज लिखा है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। हाँ, हम यही पूछ रहे हैं कि मोहन बाबू से हमने जो माल खरीदा है उनको हम पैसा देना में है कि पाना में है? तो लाइबिलिटी है कि एसेट्स है? कर्जा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप नेचर में मोहन बाबू के सामने लिखेंगे क्रेडिटर और उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे लाइबिलिटी, ताकि आपका दोनों कॉन्सेप्ट बने कि ये क्रेडिटर भी है और लाइबिलिटी भी है, क्रेडिटर और लाइबिलिटी। बात समझ में आया? अच्छा बताओ, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ा या घटा? माल उधारी में खरीदे तो मेरे ऊपर दायित्व लाइबिलिटी बढ़ा या घटा? तो प्लस करो, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? नेचर आप वो रूल अच्छे से याद हो गया, एसेट्स एक्सपेंस लॉस, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी इनकम गेन, बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। आगे चलो, आगे सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट। अब ये उल्टा एंट्री आ गया, सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट, लिखो ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट, लिखा। अब बताओ इसमें कौन कौन से अकाउंट खोलेंगे, बताओ। सोल्ड, वेरी गुड, और वेरी गुड। सोहन का अकाउंट क्यों खोला? क्योंकि उधार में है। जब भी उधार में माल की एंट्री होगी, जो भी ट्रांजैक्शन, हम 3 लिख रहे हैं, आप 3 मत लिखिएगा, तो एक आपने कहा सोहन खुलेगा और एक सेल खुलेगा। पहले ये बताइए कौन सा पहले खुलेगा? सेल इनकम नेचर का होता है बच्चा, सेल। हाँ हाँ, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे आपके याद हो जाएगा। और अभी हम तो और डिटेल में जब रूल्स पढ़ाएंगे तो और डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक तो सेल्स अकाउंट है, सेल इनकम नेचर का है, इसलिए सेल्स अकाउंट को बाद में खोलो। और सोहन से पैसा मिलने वाला है, इसलिए सोहन अकाउंट को पहले लिख लो। ठीक है, जो भी चीज आप पाने वाले हो, ठीक है, वो डेबिट हो ही होता है लगभग लगभग। अभी एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल। सोहन मेरे लिए डेटर है, बोलो हाँ। और डेटर मेरे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। माल बेचने से एसेट्स बढ़ा है मेरा, डेटरों की लिस्ट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ध्यान से सुनो, पहले हमने ए बी और सी लोगों को माल बेच रखा था, अभी हमने सोहन को माल बेचा, तो क्या इस लिस्ट में एक नाम एड ऑन हो गया? तो मेरे लिए क्या हो गया? इन लोगों से पैसे लेने हमें, तो एसेट्स बढ़ा, इसलिए ये डेबिट होगा। सेल को आपने पहले ही बताया कि सर ये इनकम होता है, और इनकम माल बेचने से बढ़ता है, इसलिए ये क्रेडिट होता है। ठीक है जी, दिक्कत कुछ? हाँ हाँ, वो पक्का है। डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। हमने क्या कहा? नहीं, कभी नहीं। ये वाला, ये तो डेबिट, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, पक्का है। इसमें कुछ भी हो सकता है, दोनों बढ़ सकता है, दोनों घट सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े? हाँ जी, बोलो रिद्धि, आगे बढ़े बच्चा। ये बताओ, हमने देखो गलती की है, पेड वेजेस अमाउंट ₹4000 दिख रहा है, 17 तारीख उसके बगल में ही चला गया, वो नीचे आना चाहिए था। ठीक है, वो कर लेंगे अगली बार। क्या बोल रहे हैं बताओ? पेड वेजेस अमाउंटेड 4000, ट्रांजैक्शन लिखो, पेड वेजेस अमाउंट 4000, पेड वेजेस खाली इतना लिखो, पेड वेजेस। वेज का मतलब क्या होता है पता है आपको? बोलो। लेबर को, यानी मजदूरी। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो हिंदी में, मजबूरी नहीं, सॉरी, मजदूरी। मजबूरी नहीं है, मजदूरी, बड़ा की मात्रा हो गया। हिंदी मीडियम में बच्चे ठीक लिख लेते हैं, आप लोग गलती लिखेंगे, हमको पता है, रस स्वर दीर्घ स्वर छोटा बड़ा गलती होता है। मजदूरी नहीं है, दूरी थोड़ी ना बोले, मजदूरी। ठीक है, थोड़ा दूरी बना के मजदूरी करवाओ। तो मजदूरी दिया है हमने, तो कौन कौन से कॉपी में लिखा जाएगा बताओ? पेड माने कैश में दिया होगा, पेड कर दिया मतलब कैश में दिया होगा, तो कौन कौन सा अकाउंट खोलेंगे? हाँ ठीक है, और वेज अकाउंट, जिस चीज को क्यों उसको देख रही है? हाँ, वेज अकाउंट ही बोला, तुमको हिंट दिया, वेज अकाउंट। वेज मतलब हम जितना भी वेज भरेंगे थ्रू आउट द ईयर, उसकी एक कॉपी बना रखे हैं कि लेबर कितना दे रहे हैं। हमने क्या ना, हर चीज की अलग कॉपी बनाएंगे, डरना नहीं कि कितना कॉपी हो जाएगा। भाई बहुत हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 100-150 कॉपी हो जाए, तुमको क्या टेंशन है? अब तो कंप्यूटर में अकाउंट्स बनाते हैं, अब तो उससे भी मतलब नहीं है कि कितना कॉपी हो जाएगा, वो तो इतने से MB में आ जाएगा पूरा। तो क्या कर रहे हैं? वेज अकाउंट। और एक क्या खोल रहा है? कैश अकाउंट। अच्छा बताओ पहले कौन सा?
खर्चे के अकाउंट हमेशा पहले खुलेंगे, तो वेज अकाउंट खोलो और उसी के नीचे लिखो, एक्चुअली वेजेस लिखना, वेज मतलब कैश आ रहा है कि जा रहा है, मार देंगे डाइन सही में तुमको, हम जाने मार दे तुम्हारा। कैश आ रहा है कि जा रहा है पहले ये बता, तो पहले कैसे खोल देगी? वेज खर्चा है इसलिए पहले खुल रहा है। हमने क्या बोल रहा है, एसेट एक्सपेंस लॉस, ये तीनों नेचर डेबिट के होते हैं, ये पहले खुलेंगे। एसेट्स एक्सपेंस और लॉस, ये तीनों डेबिट नेचर की चीजें, ये पहले खुलेंगी। ठीक है, बोलो मंजूर है? 17 तारीख का ट्रांजेक्शन लिखो, और ये अपने से कर ले सकती हो, नाम खाली चेंज हो गया। पेड सैलरी लिखो नीचे, अच्छा ये लिखना है, वेज लिखो, वेज के सामने लिखो एक्सपेंसेस है, बढ़ा है डेबिट, लिखो फटाफट से, वेज के सामने लिखो एक्सपेंसेस प्लस डेबिट। ठीक है, और कैश क्या होता है? एसेट्स घटा है, पेमेंट की हो तो एसेट्स घटा है, इसलिए क्रेडिट। ठीक है, चलें 17 तारीख, इसके बाद की ट्रांजेक्शन लिखो, सेम होगा, वेज की जगह सैलरी हो जाएगा। हाँ, एक सैलरी अकाउंट खुलेगा, एक कैश अकाउंट खुलेगा। सैलरी खुलेगा क्योंकि खर्चे का अकाउंट है। हाँ, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब हाँ, ये सब कहाँ से पढ़ लिया, अभी तो बहुत दूर है ये सब चीज, दीदी से सुना है। हाँ ठीक है, अच्छा है, पढ़ते रहो। लिखो भाई, लिखो फटाफट से, पेड सैलरी, सैलरी का मतलब होता है वेतन, जो हम फिक्स अमाउंट होती है अपने स्टाफ को देते हैं। लेबर जिनसे हम रेगुलर काम नहीं करवाते, जितना काम करवाते हैं उतना पेमेंट करते हैं। सैलरीज, सैलरीज को ब्रैकेट में लिख लीजिए वेतन, वहां पे एक ही मात्रा, त खाली और न खाली, वेतन। ये हम लोग स्टाफ को जो सैलरी देते हैं, तो क्या एंट्री, क्या क्या अकाउंट खोलेंगे? एक सैलरी अकाउंट खोलेंगे और एक कैश अकाउंट खोलेंगे। सैलरी क्या है मेरे लिए? खर्चा है, तो लिखो एक्सपेंस बढ़ा डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा है डेबिट है, और कैश मेरा एसेट्स है, सैलरी जब पेमेंट किया है तो कैश मेरा गया है, कम हुआ है, इसलिए क्रेडिट हो गया। ओके, रिसीव्ड कमीशन लिखिए, रिसीव्ड कमीशन, अगला ट्रांजैक्शन लिखो रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन मतलब कैश में हमने कमीशन रिसीव किया होगा, ठीक है ना? तो रिसीव्ड कमीशन का मतलब कैश में हमने कमीशन रिसीव किया। कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? हाँ ठीक है, और एक कैश अकाउंट। तो पहले कौन सा खुलेगा? हाँ, क्योंकि आ रहा है, और कमीशन इसलिए बाद में खुल रहा है क्योंकि ये इनकम नेचर का है, तो कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट। कॉपी रिद्धि, मोटा खरीदना, मोटी कॉपी खरीदना, जैसे मुन्ना खरीदा, देखो उसकी कॉपी इतनी मोटी कॉपी हो चाहिए, ऐसी 2 कॉपी आपको साल भर में लग जाएगी। और छोटे छोटे पतले पतले कॉपी खरीदेंगे, बराबर भरता रहेगा और परेशान होंगे, आधा किस कॉपी में आधा किस कॉपी में, इसलिए मोटे मोटे कॉपी खरीद लेना है। नहीं, छोटा नहीं, पतला कॉपी नहीं लेना, छोटे में तो बनेगा ही नहीं, छोटे में तो आप परेशान हो जाओगे, है ना? इसलिए ये रफ क्लास के लिए ले लिए, ठीक है, 2-4 क्लास तक चल जाएगा, लेकिन अगली बार आपको मोटा कॉपी में, होमवर्क सब मोटे कॉपी में करना, ताकि तुमको भी भविष्य में किसी को पढ़ाना रहे तो अपना कॉपी उठाओ, पढ़ा दो दड़दड़ा के, कैसे कैसे हम लाइन से पढ़ाएं वैसे वैसे तुम भी समझा के चली जाओगी। कमीशन का नेचर इनकम है, तुम्हारे लिए इनकम है ना, तुम कमीशन पा रहे हो। जो कमीशन एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं भाई? कमीशन एसेट्स प्लस है, डेबिट हो गया, और कमीशन मेरा इनकम है। अच्छा, जरूर बढ़ाए, आप कुछ कमीशन पाएंगे, आप मेरे पास स्टूडेंट लेके आइए, हम आपको कमीशन देंगे, आपका इनकम बढ़ेगा। ठीक है रिद्धि, अब तुम कौन से स्कूल में हो? अच्छा, तू भी उसी में? हाँ, वो भी आता है ना एक लड़का टेक्नो इंडिया से, क्या नाम है उसका, प्रत्यक्ष, थोड़ा हेल्दी सा है, क्लास 9 में है, हाँ जूनियर है। टाइमिंग तो एक ही है स्कूल का, उन लोग का? अच्छा, हाँ ठीक है भाई, लड़ो भाई, आगे चलो। गुड्स रिटर्न बाय सोहन वर्थ, गुड्स रिटर्न बाय सोहन लिखो, अगला ट्रांजैक्शन लिखिए, इसमें हम समझा रहे हैं कुछ, ध्यान से सुनो। गुड्स रिटर्न बाय सोहन, सोहन ने माल रिटर्न कर दिया। भाई साहब, ये तो दिक्कत हो गई हमारे लिए, सोहन ने माल क्यों रिटर्न किया? पैसा देना चाहिए था। गुड्स रिटर्न बाय सोहन, ध्यान से समझना इस ट्रांजैक्शन को, मेरे साथ साथ लिखना, हाँ तभी बोलना जब समझ में आए। गुड्स रिटर्न बाय सोहन, पहले ये बताइए कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? वेरी गुड, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे बता लेगा, ठीक है, आउट, वेरी गुड। तो पहले बताओ कौन सा खुले, सोहन को पहले खुले या बाद में खुले, या रिटर्न को पहले खुले बाद में खुले? अच्छा बताओ, जो सेल होता है उसका नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर का है, और सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट नेचर का, इसलिए सेल हमेशा क्रेडिट रहता है,
सेल का रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। परचेज का नेचर क्या है? परचेज खर्चा है तो क्या होगा? डेबिट है, तो परचेज रिटर्न का नेचर क्या होगा? क्रेडिट होगा। अभी हम इस पे क्रक्स लिखा देंगे आपको, तो यहाँ पे एक तो लिखो आप सेल्स रिटर्न, एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट खोल लो, या इसको बहुत लोग रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, और यहाँ पे सोहन अकाउंट खोल लो। अच्छा, सेल्स रिटर्न, क्या ये तुम्हारे इनकम को कम कर दे रहा है? ये इनकम का उल्टा एंट्री है, इनकम कम हो जाएगा इससे, और इनकम कम होने का मतलब है डेबिट हो जाता है। और सोहन मेरे लिए डेटर था, याद है? डेटर था, एसेट्स था, लेकिन जो जितने का माल रिटर्न कर देगा उतना पैसा हम नहीं पाएंगे, वो क्रेडिट हो जाएगा। सोहन को जब हमने माल बेचा था तो डेटर वो मेरे लिए संपत्ति था, 20,000 का माल बेचा था, 5,000 का रिटर्न कर दिया, तो 5,000 से उसका नाम कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो रिटर्न नहीं कर रहा। ये हो गया, क्लियर हो गया? ऐसे ही सेल्स रिटर्न का परचेज रिटर्न भी होता है। लिखो रिटर्न गुड्स टू मोहन, 28 तारीख की एंट्री लिखो, रिटर्न गुड्स टू मोहन, फटाफट से कर लो। 28 तारीख की एंट्री, रिटर्न गुड्स टू मोहन, रिटर्न गुड्स टू मोहन। रिटर्न गुड्स टू मोहन, मोहन बनेगा और परचेज रिटर्न बनेगा। परचेज का जो नेचर होता है परचेज रिटर्न उसका उल्टा नेचर होगा, क्योंकि एकदम उल्टी चीज है, तो क्रेडिट में खुलेगा और पहले मोहन खुलेगा। तो लिखो मोहन अकाउंट पहले खोलो और परचेज रिटर्न बाद में खोलो। मोहन अकाउंट पहले खोलो और परचेज रिटर्न बाद में खोलो। मोहन मेरे लिए कर्जा था, क्रेडिटर था, लाइबिलिटी थी, लेकिन आज हमने इनका माल रिटर्न कर दिया तो मेरा कर्जा कम हो गया, इसलिए डेबिट। और परचेज रिटर्न मेरा क्या होगा? मेरे खर्चे को कम कर देगा, इसलिए क्रेडिट। सेल्स रिटर्न मेरे इनकम को कम कर देता है और परचेज रिटर्न मेरे खर्चे को कम कर देता है। दैट्स इट। समझ में आया? तुम रोक क्यों दे रहा है? लिख रहे हैं तो बच्चे। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, बोलो क्या एंट्री बनेगी? कैश का, एक सोहन का। वेरी गुड। पहले कौन सा खुलेगा? कैश का। हाँ, सोहन बाद में। एंट्री लिखो फटाफट से। कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, राइटिंग बहुत अच्छा है तुम दोनों तीनों का। बहुत बच्चे 11 वाले बच्चे ऐसा रुला दिए पिछले साल, ऐसा ऐसा राइटिंग लिखा है। पहले कैश का खुलेगा। हाँ, क्योंकि कैश आ रहा है। कैश अकाउंट खोलो और नीचे सोहन अकाउंट खोलो। तो कैश अकाउंट मेरा एसेट्स है, बढ़ा है, प्लस करो और डेबिट होगा। सोहन मेरे लिए क्या है? डेटर था, आज पेमेंट कर दे रहा है तो डेटर को कम कर देंगे। डेटर मेरा एसेट्स होता है, डेटर के बगल में ब्रैकेट लिख लो एसेट्स। और आज पेमेंट होने की वजह से सोहन का नाम कट जाएगा और लिस्ट छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दीपक, बोलो परचेज फर्नीचर फ्रॉम दीपक, लिखो परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दीपक। हमने दीपक से फर्नीचर खरीदा। समझ में आया? एक तो परचेज अकाउंट बनेगा और एक क्या बनेगा? दीपक अकाउंट बनेगा। देख लो, सुनो मेरी बात, इस चीज को थोड़ा समझो अच्छे से, इसीलिए इसको जोड़ा ही था हमने। ये बच्चे बोल देंगे परचेज का मतलब होता है गुड्स। क्या तुम यहाँ पे जो फर्नीचर खरीद रही हो बेचने के उद्देश्य से खरीद रही हो? हमारा धंधा है फर्नीचर का? नहीं, ये फर्नीचर लिखा है, इसका मतलब हम यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, तो इसको परचेज नहीं मानेंगे। परचेज हम किसके लिए बोलते हैं? ट्रेडिंग गुड्स के लिए। जिस चीज को हमने बेचने के उद्देश्य से ही खरीदा है, कमाने के उद्देश्य से, वो गुड्स होता है, वो परचेज, वो परचेज अकाउंट में जाएगा। और उसके अलावा एक्सेप्ट परचेज, जितना भी चीज खरीदेंगे उसकी एक अलग कॉपी होगी। जैसे हमने मान लो फर्नीचर खरीदा, तो जो भी फर्नीचर खरीदे, टेबल कुर्सी जो भी मेज जो भी खरीदे, वो फर्नीचर वाली कॉपी में लिखेंगे। जितनी भी तरह की मशीनें खरीदेंगे वो मशीन वाले अकाउंट में लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है? एक तो मशीनरी, परचेज मशीनरी है ना, फर्नीचर है, तो फर्नीचर अकाउंट खोलेगा, परचेज नहीं। परचेज्ड वर्ड देख के परचेज अकाउंट नहीं खोलना है, गुड्स है या नहीं है उस चीज से समझ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? समझ में आया? परचेज वर्ड्स देख करके परचेज नहीं समझ लेना। तो परचेज, एक तो फर्नीचर अकाउंट खुल गया। और कैश में खरीदा गया कि उधार में, ये कैसे पता लगेगा? कैश तो लिखा ही नहीं है, नाम लिखा है। तो जिस ट्रांजैक्शन में नाम लिखा हो, कैश नहीं लिखा हो, तो हम मानेंगे उधार में खरीदा गया है।
जब तक वो कैश में नहीं लिखा रहेगा हम क्या मानेंगे कि कैश में नहीं है। नाम लिख, अगर खाली लिखा होता परचेज फर्नीचर तब मानते कैश में, लेकिन नाम लिख दिया इसका मतलब उधारी है, तो एक दीपक अकाउंट खुल जाएगा। फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स है, बढ़ा है, इसलिए डेबिट करो। फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, डेटर लिख रही है दट। परचेज मेरे लिए एसेट्स है, संपत्ति नहीं है, रियल अकाउंट है, टेंजिबल एसेट है। पढ़ के तो आई हो अभी, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा बुझाने में। हाँ, बुद्धि मोटा है, बुद्धि मोटा नहीं, नई चीज है, नई भाषा है, और कुछ नहीं। एसेट्स है, बड़ा है, डेबिट करो। और दीपक मेरे नाम के लिए कर्जा हो गया, तो ये मेरे लिए क्रेडिटर लिख लो बगल में, और लाइबिलिटी लिख लो। क्रेडिटर लाइबिलिटी है और मेरे ऊपर कर्जा बढ़ा है, इसलिए क्रेडिट कर दो इसको। बोलो समझ में आया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कराया है और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 4 सवाल इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5 बहुत इजी सवाल हमने दिए हैं और इसको आपने होमवर्क करना है। क्यों हिलाती रहती रहे दुष्ट। अब देखो कुछ बातें लास्ट करेंगे, उसके बाद आपका हम छुट्टी करेंगे। तो पहले आज हमने डेबिट क्रेडिट करना सीखा है, पहले इस चीज को समझेंगे। अब इस डेबिट क्रेडिट के रूल से कुछ क्रक्स निकल के आया है, निचोड़ जिसको कहते हो। सबसे पहले, एक मिनट रुको, कैश, हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो बढ़ा है ना कर्जा, तो इसलिए क्रेडिट में लाइबिलिटी है, तो उसको बढ़ा लो, क्रेडिट कर दो। कैश जब भी बढ़ेगा तो क्या लिखते हैं, डेबिट, और कैश जब घटेगा तो क्या लिखेंगे, डेबिट का मतलब है आ रहा है और क्रेडिट का मतलब वो कम हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, एक बात, परचेज हमारा क्या होता है, परचेज ऑलवेज डेबिट नेचर का है, क्योंकि ये क्या है, ये खर्चा है। परचेज का रिटर्न, परचेज रिटर्न का नेचर क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि ये खर्चे को क्या कर देगा, कम कर देगा। सेल क्या होता है बताओ, सेल्स का नेचर हमारा होता है क्रेडिट, क्योंकि ये इनकम नेचर का है। और सेल्स का रिटर्न क्या हो जाएगा, सेल्स का रिटर्न डेबिट है, क्योंकि ये मेरे इनकम को कम कर रहा है। बात समझ में आ गया। मोटा मोटा इस सवाल में हमने इतना ही सीखा है। और डेटर क्रेडिटर के बारे में सोचा, नाम से अगर हमें पैसे लेने हैं तो डेबिट करना है, डेबिट साइड पहले लिखना है, और किसी नाम को हमें पैसे देने हैं तो बाद में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। हमने आज बेसिक रूल सीखा है, एकदम घबराना नहीं, धीरे 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 आप सीखेंगे चीज को, और एकदम हड़बड़ी में नहीं करेंगे। बाकी कोचिंग वोचिंग में हमको नहीं पता कैसे सिखाते हैं, वो लोग फट फट से एकदम सवाल पे आ जाएंगे। तुमने आना ही नहीं है इस तरह से, तुमको एकदम एक एक चीज पक्का होना चाहिए, ताकि तुमसे भविष्य में कोई पूछे कि भाई रेंट को तुमने डेबिट किया, क्या कारण है, तो तुम कारण भी बता सको। रट्टा नहीं कि डेबिट होता है, डेबिट होता है, सर बताए थे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय, करके आइएगा होमवर्क।